हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ के बारे में कि एक एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करेगी। टॉपिक का वेटेज टोटल 10 नंबर है। एवरेज 10 नंबर का क्वेश्चन आईसीआई 2018 से लेकर 2023 तक पूछती आई है। टॉपिक टॉपिक काफी इंपोर्टेंट है, इजी भी है, लेकिन बच्चों को ये इसमें दिक्कत आती क्यों है, कठिन लगता क्यों है? क्योंकि मैंने प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, इन दोनों की अकाउंटिंग स्क्रैच से स्टार्ट की है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की है। जहां मैंने पहले की एंट्री पैसा लगाने की, माल खरीदने की, माल बेचने की, एक्सपेंस पेड करने की, मैं छोटे से बड़े लेवल तक चलता गया। लेकिन यहां मुझे डायरेक्ट इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही प्रिपेयर करने हैं। तो आपको सबसे पहले इस एनपीओ की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसके इनकम्स के बारे में, इनके एक्सपेंसेस के बारे में, इनके अलग अलग फंड्स के बारे में पहले वो समझना पड़ेगा। इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में समझना पड़ेगा, किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या इनके बेसिक रूल्स हैं। फिर इसके बाद कंप्लीट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का हम करेंगे डिस्कशन। सबसे पहले एनपीओ होता क्या है? तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नाम में ही कह रहा है प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगी। जो ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, जो काम करेगी सर्विस मोटिव के लिए, वो कहलाएगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर कवर करते हैं आपका स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स, स्पोर्ट्स क्लब एटसेट्रा। अपने फाउंडेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं ज्यादातर वो क्लब से रिलेटेड है। मे बी स्पोर्ट्स क्लब, मे बी एनी अदर क्लब। अब एनपीओ हो सकता है गवर्नमेंट फॉर्म करे, एनपीओ हो सकता है ग्रुप ऑफ दी पर्सन फॉर्म करें। मतलब एनपीओ हो सकता है गवर्नमेंट ओन्ड हो, या हो सकता है एनपीओ गवर्नमेंट ओन्ड नहीं हो। अब एनपीओ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जैसे अदर एंटिटीज का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, जो ऑप्शनल है। कंपनीज का रजिस्ट्रेशन होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। ऐसे ही एनपीओ का रजिस्ट्रेशन होगा सोसाइटी एक्ट में, और ये रजिस्ट्रेशन होगा रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास। अब एनपीओ कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है? तो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। नंबर 1 है रिसीट एंड पेमेंट, जो एक तरह से कैश एंड बैंक अकाउंट है। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नंबर 3 है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सेम वही रहेगी जो मैंने पार्टनरशिप और प्रोपराइटरशिप में पढ़ी हुई है। सबसे पहले बात करें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये एक तरह का कैश एंड बैंक अकाउंट है, जो बनाया जाएगा एनपीओ की कैश बुक में से। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी कैश बुक। और कैश बुक मुझे पता है कैश बेसिस को फॉलो करती है। ऐसे ही जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये भी कैश बेसिस को फॉलो करेगा। मतलब कैश रिसीव करेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश पेड करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे। आगे कहता है इट रिकॉर्ड्स ऑल दी रिसीट्स। जो रिसीट्स हैं वो दो कैटेगरी की हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी पैसा रिसीव कर रही है दो कैटेगरी की है। नंबर 1 इज रेवेन्यू रिसीट, और नंबर 2 इज कैपिटल रिसीट। तो इसमें दोनों तरह की रिसीट्स रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही पेमेंट्स या एक्सपेंसेस जो भी, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो या वो कैपिटल नेचर का हो, वो यहां हम करने वाले हैं रिकॉर्ड। तो ऑन दी डेबिट साइड ऑल दी रिसीट्स आर रिकॉर्डेड, एंड ऑन दी क्रेडिट साइड ऑल दी पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। तो जैसे मेरा कैश अकाउंट का फॉर्मेट होता है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे कैश रिसीट्स, क्रेडिट साइड में कैश पेमेंट्स। सेम ऐसे ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में कैश रिसीट्स और क्रेडिट साइड में कैश पेमेंट्स। बात करें फॉर्मेट, तो फॉर्मेट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसका डेबिट साइड में आएगा रिसीट का कॉलम, क्रेडिट साइड में आएगा पेमेंट्स का कॉलम। अकाउंट का नेचर है रियल, तो जो भी ओपनिंग बैलेंस आएगा, हो सकता है कैश में ओपनिंग बैलेंस हो, सॉरी कैश में तो हमेशा ही ओपनिंग बैलेंस होगा और हमेशा रहेगा डेबिट बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया मेरा ओपनिंग बैलेंस। और इनकेस एनपीओ का अकाउंट यदि बैंक में भी है, बैंक में हो सकता है डेबिट बैलेंस हो, या हो सकता है बैंक में क्रेडिट बैलेंस हो। अगर बैंक में भी डेबिट बैलेंस है तो यही आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश और बैंक। और यदि बैंक में क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जो भी पैसा रिसीव करेंगे वो आता जाएगा सारा डेबिट साइड में। जैसे एनपीओ कोई भी फी रिसीव कर रही है, मेंबरशिप फीस हो या सब्सक्रिप्शन हो, वो रिसीव कर रहे हैं, वो आ जाएगा डेबिट साइड में। एंट्री सिंपल होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू मेंबरशिप फीस, कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस। पेमेंट्स कर रहे हैं, सैलरी का पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट किया, तो रेंट कर पेड करने की एंट्री सिंपल, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और रेंट ये हमारा चला जाएगा रिसीट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड में। और फिर रिसीट एंड पेमेंट का निकाल देंगे अपन क्लोजिंग बैलेंस। जो भी मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा, हो सकता है बैलेंस वो डेबिट हो,
तो बाई बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस है क्रेडिट, तो आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का सिंपल सा फॉर्मेट है, ओपनिंग बैलेंस प्लेस करेंगे, डेबिट बैलेंस है डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट साइड में, जो भी कैश रिसीट है रिकॉर्ड कर लेंगे सारी डेबिट में, कैश पेमेंट है सारी रिकॉर्ड्स कर लेंगे क्रेडिट में, जो भी क्लोजिंग बैलेंस इनकेस डेबिट है, डेबिट बैलेंस कब आएगा वो भी समझ लें, जब डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड कम हो तब आएगा डेबिट बैलेंस, वो रिकॉर्ड करेंगे बाई बैलेंस कैरेट डाउन, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, अकाउंट हो जाएगा बंद। ये बात थी सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एक ऐसा अकाउंट जो फॉर्म होता है एक्रूअल बेसिस पर, जो फॉलो करेगा एक्रूअल बेसिस, और इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट साइड है वहां हम रिकॉर्ड करते थे सारी एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते थे सारी इनकम। बस लिख देते थे पर्टिकुलर अमाउंट, अदरवाइज क्रेडिट में आती थी इनकम गेन्स, और डेबिट में आते थे मेरे एक्सपेंसेस और लॉसेस। सेम यही फॉर्मेट रहने वाला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड में इनकम और डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर। अब ये जो अकाउंट है वो फॉलो करेगा एक्रूअल बेसिस और बनेगा मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। तो यहां पर मैं सारे रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रिकॉर्ड करने वाला हूं। मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों तरह की रिसीट्स और दोनों तरह के पेमेंट्स रिकॉर्ड किए, लेकिन यहां पर केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के ही आइटम आएंगे। तो ऑल दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्ड ऑन दी डेबिट साइड एंड ऑल दी रेवेन्यू रिसीट्स आर रिकॉर्ड ऑन दी क्रेडिट साइड। अभी आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होंगे और रेवेन्यू रिसीट्स कौन से होंगे। जैसे मैंने प्रोपराइटरशिप में बताया, प्रोपराइटरशिप का रेवेन्यू रिसीट्स है जो माल बेचने से पैसा आया, जो कमीशन जनरेट किया, जो ब्रोकरेज जनरेट किया, जो हमने अपनी पुरानी एसेट्स बेच दी वहां से जो गेन हुआ, वो मेरी रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोपराइटरशिप फर्म को चलाने के लिए सैलरी रेंट वगैरह का पेमेंट किया है, रिफ्रेशमेंट्स का पेमेंट किया है, और जो भी हमने भाड़ा पेड किया है कैरेज इनवर्ड या फिर कैरेज आउटवर्ड, वो सारा मेरा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में आता था, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर डेबिट साइड में सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगे एनपीओ को रन करने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं, और क्रेडिट साइड में एनपीओ जो भी इनकम जनरेट करती है रेवेन्यू रिसीट वाली, वो आएगा मेरा क्रेडिट साइड में। अगला, इस अकाउंट का मोटिव, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का मेरा मोटिव था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना। ऐसे ही यहां मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मोटिव है सरप्लस या फिर डेफिसिट कैलकुलेट करना, सरप्लस या फिर डेफिसिट। सरप्लस कब आएगा, जब एनपीओ की इनकम ज्यादा है, सरप्लस इक्वल टू प्रॉफिट, सरप्लस इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा, जब इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, जब इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम तब आएगा प्रॉफिट। और वी कैन से व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड इट इज ट्रीटेड एज सरप्लस, और इसका अपोजिट अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो वो आएगा मेरा डेफिसिट। फॉर्मेट की बात करें तो इस अकाउंट का जो नेचर है वो रहेगा नॉमिनल, क्योंकि एक ये ट्रेडिंग पीएनएल जैसा ही अकाउंट है, उसका नेचर भी नॉमिनल था। नॉमिनल मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसमें सारे इनकम और एक्सपेंसेस वाले अकाउंट ही रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स रिकॉर्ड करेंगे, वो अकाउंट माना जाता है नॉमिनल इन नेचर। तो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी नॉमिनल इन नेचर है, सारा जितना भी रेवेन्यू रिसीट्स है वो रिकॉर्ड करने वाला हूँ क्रेडिट साइड में, जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे रेवेन्यू नेचर वाले रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड तो आएगा टू सरप्लस, इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड तो आएगा बाई डेफिसिट। डेफिसिट मतलब लॉस हुआ है, सरप्लस मतलब इस साल हमें प्रॉफिट। अब एनपीओ का मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, इसी लिखते हैं अपन सरप्लस। ये मैंने अभी तक रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों की बात कर ली। एक बार डिफरेंसेस समझ लें। पहला डिफरेंस मोटिव, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस निकालने के लिए, कि एनपीओ के पास क्लोजिंग बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस कितना है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बनाया जाता है सरप्लस और डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए, कितना फायदा या कितना नुकसान। ये बेस्ड रहता है कैश बेसिस पर, कैश आएगा या कैश जाएगा तभी रिकॉर्डिंग होगी, अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं होगी। और ये बेस्ड है एक्रूअल बेसिस पर और बनाया जाएगा मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है करंट ईयर का प्रॉफिट मतलब सरप्लस या फिर करंट ईयर का डेफिसिट या फिर लॉस को निकालने के लिए करंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही कंपेयर करेंगे करंट ईयर की रेवेन्यू रिसीट के साथ। करंट ईयर की इनकम को ही कंपेयर करना है करंट ईयर के एक्सपेंस के साथ, ताकि हम प्रॉफिट
या फिर सरप्लस निकाल पाए। तीसरा आइटम ऑन द डेबिट साइड, तो रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट साइड में आएगा कैश रिसीट्स मे बी ऑफ कैपिटल नेचर, मे बी ऑफ रेवेन्यू नेचर, while on the debit side of income and expenditure account all the expenditures are recorded which are revenue expenditure. Item on the credit side, in the receipt and payment account all the payments are recorded on the credit side whether it is in revenue nature or it is of capital nature. जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑन दी क्रेडिट साइड ऑल दी इनकम्स विल बी रिकॉर्डेड, ऑल दी रेवेन्यू रिसीट्स आर रिकॉर्डेड। अगला कहता है नेचर, तो मेरा रेसिट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर है रियल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल नेचर है। प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, अब मैं अगर यहां पर लिख दूं कि बताओ बच्चों जो कैश बैलेंस है इसका बैलेंस शीट में क्या प्रेजेंटेशन होता है, तो सर कैश बैलेंस का बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन होगा, ये जाएगा करंट एसेट के अंदर, कैश एंड बैंक बैलेंस में। सेम ऐसे ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस का प्रेजेंटेशन होगा बैलेंस शीट के अंदर। अगर वो बैलेंस डेबिट है तो आएगा एसेट साइड में, अगर वो बैलेंस क्रेडिट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में। अब मैं यहाँ पूछूं कि बच्चों बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी नेट आउटकम है, हो सकता है वो प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो सकता है वो नेट लॉस, तो इसका बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन क्या होगा, तो सर प्रोपराइटरशिप में तो हम ये प्रॉफिट जो प्रोपराइटर है उसकी कैपिटल में कर देते थे ऐड, पार्टनरशिप फॉर्म है तो इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देते पार्टनर्स के पीएसआर में, अगर कंपनी है तो हम चेक कर देते इसमें से कितना डिविडेंड बांटना है, कितना रिजर्व में ट्रांसफर करना है और रिमेनिंग हम ट्रांसफर कर देते रिटेन्ड अर्निंग में। ऐसे ही अब एनपीओ में क्या करेंगे, तो बच्चों एनपीओ में जो भी मेंबर्स ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है जिसे हम बोलेंगे कैपिटल फंड, जिसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं, मेंबर्स ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है एनपीओ को चलाने के लिए, तो इस कैपिटल फंड में हम उस सरप्लस या फिर डेफिसिट को करेंगे एडजस्ट। तो अगर सरप्लस है तो वो ऐड कर लेंगे कैपिटल फंड में, और अगर डेफिसिट है तो वो हम डिडक्ट कर देंगे कैपिटल फंड में से। और डिफरेंस की बात करें तो रिसीट एंड पेमेंट में कुछ ऐसे आइटम्स आएंगे जो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे, जैसे जितने भी कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो सारी आएंगी रिसीट एंड पेमेंट में, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे। कुछ ऐसे आइटम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आएंगे, तो जो भी मेरा डेप्रीसिएशन, ऐसे एक्सपेंसेस जो मैंने पेड नहीं किए अनपेड है, ऐसी इनकम जो एनपीओ ने रिसीव नहीं की वो सारी मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगी लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। ये मैंने अभी तक दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर ली। अब अगली बात करें बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, अगर मैं सेक्शन 8 कंपनी को हटा दूं, आईसीआई ने स्पेसिफिक कहा है कि जितनी भी सेक्शन 8 कंपनी है जो भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है वो सारी सेक्शन 8 कंपनी को कंपनी के शेड्यूल 3 को फॉलो करना होगा। सेक्शन 8 वाली कंपनी को शेड्यूल 3 फॉलो करना होगा, तो वहां कंपनी की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो भी एनपीओस बची उनकी बैलेंस शीट नॉर्मल रहेगी सोल प्रोपराइटरशिप या फिर पार्टनरशिप जैसी। मेरा लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, तो फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट इज सेम एज पार्टनरशिप और प्रोपराइटरशिप कंसर्न। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्टिकुलर डेट, और जो बैलेंस शीट है मैं एक पर्टिकुलर डेट पे बनाता हूं, मतलब इसके आखिरी में मैं लिखता हूं बैलेंस शीट एज एट, और फिर आ जाएगा ईयर जिस डेट को वो क्लोज हो रहा है। आगे कह रहा है जैसे प्रोपराइटरशिप में मैंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया या फिर ओपनिंग मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई, जहां लाइबिलिटीज अगर कम रह गई एसेट्स ज्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट को मैं कहता था कैपिटल। सेम ऐसे ही यहां पर मुझे ओपनिंग मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी होगी, और जो मेरी एसेट साइड ज्यादा है उसमें से माइनस करेंगे लाइबिलिटी, तो जो डिफरेंस आएगा उसे बोलेंगे हम कैपिटल फंड। ये बातें याद करते हुए चलते जाएं। आगे कह रहा है कैपिटल फंड मतलब दिस फंड रिप्रेजेंट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स विद स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। कैपिटल फंड में ये फंड रिप्रेजेंट करता है कि ये पैसा मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया होता है स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे बात करेंगे स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव होता क्या है, ये होता है जनरल ऑब्जेक्टिव के लिए। इफ देयर इज नो सच कंट्रीब्यूशन, अगर इस तरह का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है तब उस फंड को हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड फंड। इस तरह का क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ सकता है, अदरवाइज जो मेरा बड़ा क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर में वहां हमेशा ही मुझे कैपिटल फंड लिखना है बैलेंसिंग फिगर इन केस ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है तब। आगे कह रहा है ऑल्सो इट इंक्लूड सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर। ये मैंने बात बता दी है कि करंट ईयर का सरप्लस या डेफिसिट होगा वो मुझे
कैपिटल फंड में करना होगा एडजस्ट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम वही रहने वाला है मेरा पार्टनरशिप या फिर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जैसा, अदरवाइज सेक्शन 8 कंपनी को शेड्यूल 3 फॉलो करना होगा। अब बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेसिक टर्मिनोलॉजी। अभी तक बहुत सारी बातें ऐसी थी जो सेम मेरी प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप कंसर्न जैसी, बस नाम चेंज हो गया है। लेकिन ये टॉपिक, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एनपीओ के लिए। अगर आपको ये समझ में आ गया स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी के बारे में, तो आप मान के चलिए ये टॉपिक 80% हो गया कंप्लीट। बाकी 20% वहां पर आपको अपना थियोरेटिकल ज्ञान, जो आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज है, वो आपको अप्लाई करना होगा। अब बात करें स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में, सबसे पहली है डोनेशन। तो डोनेशन मतलब जो भी एनपीओ को, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कैश असिस्टेंस मिली है या फिर कैश के अलावा कोई दूसरी एसेट मिली है गिफ्ट के फॉर्म में, जो हो सकता है किसी प्री डिटरमाइंड पर्पस के साथ हो या किसी जनरल पर्पस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एक मंदिर में एक भक्त ने चंदा दिया कि पुजारी जी ये लीजिए 5 लाख, और इस पैसे से एक स्पेसिफिक कमरा बनवाया जाएगा। तो एक डोनेशन ऐसी आई जिसका मेन मोटिव था, अगर मैं नाम लिख दूं इसका, कि एक कमरा बनवाना होगा, मतलब एक बिल्डिंग बनवानी होगी, तो इस फंड का मैंने नाम दे दिया बिल्डिंग फंड। दूसरे भक्त ने डोनेशन दिया, उसने पुजारी को दिए 10,000 रुपए कि पुजारी जी इस 10,000 रुपए से जो डेली मर्रा के एक्सपेंसेस हैं, प्रसाद लगवाना है, सफाई का कोई आइटम मंगाना है, वो आप मंगा लेना, मैनेज कर लेना। तो ये मेरा हो गया स्पेसिफिक फंड जिसका पर्पज स्पेसिफिक है। ये मेरा हो गया जनरल फंड। दोनों है डोनेशन के टाइप। तो डोनेशन दो टाइप की हो सकता है स्पेसिफिक डोनेशन हो सकता है जनरल डोनेशन। और पुजारी जी ने जो 5 लाख रुपए रिसीव किए, इस 5 लाख को केवल बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्पज में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के डोनेशन को कहेंगे स्पेसिफिक डोनेशन, और इसे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव में ही काम में ले सकते हैं। अदरवाइज जब तक ये पैसा इस्तेमाल में नहीं लिया गया, तब तक मेरा जो कैश है 5 लाख का, वो रहेगा बैलेंस शीट की एसेट में, और इस फंड का अभी तक कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये रहेगा मेरा बिल्डिंग फंड के नाम से लाइबिलिटी साइड में। अल्टीमेट सर मैंने एंट्री क्या पास की? मैंने एंट्री पास की है कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड स्पेसिफिक फंड है, तो ये मेरा आ गया लाइबिलिटी में। जैसे जैसे इस बिल्डिंग फंड का मैं यूटिलाइजेशन स्टार्ट करूंगा, मैंने बिल्डिंग बनवा ली, तो बिल्डिंग बनवाने की एंट्री क्या होगी? कैश मेरा होगा क्रेडिट, और मेरी बिल्डिंग होगी डेबिट। जैसे जैसे बिल्डिंग बनवाता जाता हूं, मेरी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब बिल्डिंग डेबिट और कैश। जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाएगी, कैश हम वहां से निकाल के बिल्डिंग में, मतलब बिल्डिंग बनवाते हुए चले जाएंगे। तो जब मेरी बिल्डिंग हो जाएगी कंप्लीट, तब मेरी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन क्या होगा? तब मेरी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन, ये बिल्डिंग आ गई एसेट साइड में 5 लाख, और जो बिल्डिंग फंड है, अब ये फंड तो स्पेसिफिक हमने पूरा यूटिलाइज कर लिया है, तो इसीलिए इस बिल्डिंग फंड को हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल फंड, जो कि है कैपिटल फंड। क्यों ट्रांसफर किया, इसका रीजन भी आप लोगों को बता देता हूं। इस बिल्डिंग को मैं डेप्रिशिएट करूंगा, इस बिल्डिंग पे लगाऊंगा मैं डेप्रिसिएशन। अगर मैं इस बिल्डिंग फंड को जनरल फंड मतलब कैपिटल फंड में ट्रांसफर नहीं करता हूं, तो इस डेप्रिसिएशन को इस बिल्डिंग फंड से ही राइट ऑफ करना होगा। अगर मैंने ट्रांसफर कर दिया है, तो इस डेप्रिसिएशन को मैं या तो डायरेक्ट कैपिटल फंड से एडजस्ट कर लूं, या फिर मैं इस डेप्रिसिएशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में क्लेम कर सकता हूं। तो ये मेरा भी, मैंने एक हल्का सा आपको बता दिया है किस तरह से स्पेसिफिक डोनेशन का एडजस्टमेंट होता है। अब देख लें क्या कहता है स्पेसिफिक डोनेशन। If purpose is specific, then it is treated as specific donation and presented in the balance sheet on the liability side. Any application of such fund is adjusted from the same. जैसे जैसे उस फंड का इस्तेमाल करते हुए जाएंगे, हम एडजस्ट करते जाएंगे। इफ फंड इज नॉट इन्वेस्टेड, अगर फंड इन्वेस्ट नहीं हुआ है, तो उस फंड का अमाउंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में रहेगा, और उस फंड को हमें लाइबिलिटी के फॉर्म में डिनोट करना होगा लाइबिलिटी साइड में। इन केस अगर मैं इस कैश को कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं, अगर कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं बॉन्ड वगैरह में, किसी सिक्योरिटी में,
तो इन्वेस्टमेंट करने से जो भी इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड आएगा वो फर्दर इस फंड की वैल्यू में ही ऐड करते हुए जाना है, क्योंकि स्पेसिफिक फंड को अगर मैंने यूटिलाइज नहीं किया है बल्कि इन्वेस्ट कर दिया है तो वहां से कोई भी इनकम जनरेट होती है वो मानी जाएगी इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंड की ही इनकम है। तो कुछ एग्जांपल है स्पेसिफिक फंड के, बिल्डिंग फंड है, मैच फंड है, टूर्नामेंट फंड। तो जब भी क्वेश्चन में अगर फंड के बारे में देता है, डोनेशन के बारे में देता है, तो वहां स्पेसिफिक को मेंशन कर देगा कि इसका पर्पस ये है। अगर नहीं मेंशन किया तो मान के चलेंगे जनरल पर्पस है। जैसे जैसे मेरा मंदिर में अगर कोई गुप्त दान आया है तो उस गुप्त दान को मंदिर के जनरल पर्पस में ही यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है तो उस पर्टिकुलर अमाउंट का करना क्या है। आगे बात करें जनरल डोनेशन की, तो ऐसी डोनेशन जिसके बारे में या तो क्वेश्चन साइलेंट रहे या फिर बता दे कि इसे हमें रेवेन्यू रिसीट मानना है, तो ये जनरल डोनेशन को मैं लेके जाऊंगा इनकम के फॉर्म में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो जनरल डोनेशन का प्रेजेंटेशन मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जनरल डोनेशन का प्रेजेंटेशन मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में आ जाएगा बाई जनरल डोनेशन और अमाउंट आ जाएगा इस साइड। समझ गए प्रेजेंटेशन लगता है मुझे। स्पेसिफिक फंड की मैंने प्रेजेंटेशन बता दी है और बता दिया है मैंने जनरल फंड का प्रेजेंटेशन। अब यहां आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सबसे पहला, शो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ क्लब। मुझे सबसे पहले दे रखा है प्राइज फंड। सर प्राइज फंड लिखा है मतलब ऐसा फंड जो आया है प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बिल्कुल स्पेसिफिक फंड है। अमाउंट आया 80,000। इस फंड को एनपीओ ने कर दिया इन्वेस्ट, मतलब अभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में कुछ टाइम होगा, अगले साल बांटना होगा, तब तक पैसा कर दिया इन्वेस्ट कि क्या कुछ इंटरेस्ट हम कमा लें इस पे। इंटरेस्ट कमाई 8,000 रुपए, और प्राइज फिर उसके बाद हमने अवार्ड कर दिए 6,000 रुपए। डिमांड क्या है क्वेश्चन की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह से प्रेजेंटेशन होगा इन पर्टिकुलर आइटम्स का। हमें इन पर्टिकुलर आइटम्स की प्रेजेंटेशन करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, मतलब मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के अंदर। तो सबसे पहले अगर बात करूं बैलेंस शीट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देखिए अगर एंट्री वाइज चलते जाएं तो एंट्री वाइज किस तरह से चलेंगे, मैं यहां पर अगर एंट्री वाइज आप लोगों को करना है तब भी देख लें, अगर डायरेक्ट आपको प्रेजेंटेशन बतानी है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन एंट्री वाइज काफी सही सिस्टम रहेगा। तो यहां मुझे कौन सा फंड है, ये प्राइस फंड मैंने बना दिया प्राइस फंड अकाउंट, क्योंकि मेनली एडजस्टमेंट होना है प्राइस फंड में से। सबसे पहले मेरे पास प्राइस फंड का बैलेंस 80,000, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया मेरा 80,000। मैंने ये पैसा कर दिया इन्वेस्ट, तो इससे प्राइस फंड पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पैसा करेंगे हम इन्वेस्ट कैश के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो मैंने प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ये लिख दिया अपनी एसेट साइड में। इसके बाद इनकम जनरेट हुई है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट से, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। और इस डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट को जनरली तो लेके जाते हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर रेवेन्यू नेचर की होती तो, लेकिन ये है कैपिटल नेचर की, मतलब इस आइटम को हमें कैपिटलाइज करना है, तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड। तो यहां आ जाएगा बाई इंटरेस्ट। सीधी भाषा में कि जो भी इंटरेस्ट जनरेट होगी उस पर्टिकुलर फंड से उस फंड की वैल्यू में हम करेंगे। अब मैंने प्राइस अवार्ड की एंट्री, प्राइस अवार्ड करेंगे कैश के फॉर्म में, एंट्री होगी प्राइस अवार्डेड अकाउंट डेबिट या फिर प्राइस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। प्राइस एक्सपेंस अगर ये रेवेन्यू नेचर का होता तो जनरली ये चार्ज होता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, लेकिन ये है कैपिटल नेचर का। कैपिटल नेचर मतलब इस खर्चे को मैनेज करने के लिए स्पेसिफिक फंड की व्यवस्था है, तो यहीं से एडजस्ट होगा। तो अल्टीमेट एंट्री क्या बनेगी, प्राइस फंड अकाउंट डेबिट टू प्राइस एक्सपेंस। कितना, 6,000। अब देख लें रिमेनिंग बैलेंस कितना है। मेरे पास प्राइस फंड था 88,000 का, खर्चा कर दिया मैंने 6,000, तो मेरे पास अब प्राइस फंड बचा है 82,000। मेरे पास बचा है प्राइस फंड 82,000। ये हो गया मेरा ऑल्टरनेटिव नंबर 1। इस तरह से आप करेंगे
थोड़ी दिक्कत आएगी समझने में, क्योंकि इस तरीके को करने के लिए आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए। लेकिन एक बार आपने समझ लिया कि सर हुआ कैसे ये, गारंटी मैं देता हूं जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। दूसरा तरीका, अगर मैं इस प्राइस फंड को अकाउंट नहीं बनाता स्पेसिफिक, यहां मुझे करना होता किस तरह से करते हैं, प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस 80,000, एड इंटरेस्ट या इनकम जो भी हो 8,000, लेस प्राइस एक्सपेंस कितना 6,000, तो ये मेरा आ गया 82,000। ये तो मेरा हो गया बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन। कुछ बच्चे कहेंगे सर बैलेंस शीट तो टैली आई नहीं, बैलेंस शीट टैली हुई नहीं। तो सर बैलेंस शीट टैली कैसे होगी, कैश भी बैलेंस मुझे लिखना होगा, कैश का बैलेंस भी मुझे लिखना होगा। कैश का बैलेंस कैसे, मेरे पास पहले फंड आया 80,000 का, कैश 80,000, फंड 80,000, पूरा कैश मैंने इन्वेस्ट कर दिया 80,000 का। तो अब मेरा 80,000 हो गया इक्वल, 80,000 की मेरे पास एसेट, 80 की लाइबिलिटी। अब इस एसेट से 8,000 रुपए का कैश मेरे पास आया, तो मेरे फंड की वैल्यू हो गई 88, एसेट साइड में 80 इन्वेस्टमेंट 8,000 कैश इक्वल हो गया। अब इस 8,000 जो मेरे पास, अब एक्सपेंस मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए कितने के, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए 6,000 के, ये 6,000 के प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होंगे कैश में से। तो मेरे पास कैश आया 8, गया कितना 6, कितना रह गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा कैश 2,000। ये होगी मेरी बैलेंस शीट 10। लेकिन मुझे केवल बनानी थी एक्सट्रैक्ट, पूरा नहीं बनाना। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या शो करेंगे, तो बच्चों इस केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई भी आइटम हम शो नहीं करेंगे। अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन आ गया, यहाँ कह रहा है शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीयू। आइटम्स गिवन है, मैच एक्सपेंस, मैच फंड, डोनेशन और सेल ऑफ मैच टिकट्स। मेरे पास 4 आइटम्स गिवन है। मैच फंड स्पेसिफिक फंड है, नाम में ही आ रहा है मैच फंड। डोनेशन फॉर मैच फंड, और डोनेशन आया मेरे पास। स्पेसिफिक इनकम जनरेट हुई मैच फंड के थ्रू, मैच हमने कराया होगा, टिकट बिकी 7,000 की। और फिर हमने कर दिए मैच के एक्सपेंसेस। तो सर मुझे ये तो समझ में आ गया, मैच फंड स्पेसिफिक फंड है, ये जाएगा मेरी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। लेकिन अब मैं अकाउंट बना के दिखाऊं या फिर मैं डायरेक्ट प्रेजेंटेशन कर दूं, तो बच्चों डायरेक्ट प्रेजेंटेशन करो किस तरह से रहेगा, मैच फंड ओपनिंग बैलेंस 8, एड डोनेशन फॉर मैच फंड 5,000 या फिर डोनेशन रिसीव 13, एड सेल ऑफ मैच टिकट 7, 13 और 7 20, टोटल मैच फंड 20, लेस एक्सपेंसेस 16। तो मैच फंड का रिमेनिंग बैलेंस आ गया मेरा 4,000। अकाउंट बनाना है मैच फंड अकाउंट, अगर अकाउंट बना के चलना है तो मैच फंड अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस मेरे मैच फंड में, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ओपनिंग बैलेंस था मेरा 8,000, मेरे पास और डोनेशन आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू मैच फंड जो आया 7,000 का, सॉरी 5,000 का। मैंने 7,000 की बेची टिकट, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ मैच टिकट, सेल ऑफ मैच टिकट कैपिटल नेचर, ट्रांसफर करेंगे इसी अकाउंट में, तो बाई सेल ऑफ मैच टिकट्स, ये आ गया 7,000। तो मेरा टोटल हो गया ये 20। इसमें से मैंने मैच एक्सपेंस कर दिए 15, तो टू मैच एक्सपेंस, सॉरी 16,000। तो ये मेरा आ गया रिमेनिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो आ गया मेरा 4,000। अकाउंटिंग में प्रेजेंटेशन इस फॉर्म में रहती है हमेशा, ना कि कभी प्लस माइनस के फॉर्म में। हम डबल एंट्री सिस्टम अपना रहे हैं, तो हमेशा प्रेजेंटेशन होती है अकाउंटिंग के फॉर्म में, अकाउंट बनाने के फॉर्म में। तो ये वाला बैलेंस मेरा जाएगा बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड। ये हो गया मेरा पहला वाला, यहां पर भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई भी आइटम नहीं जाएगा। अब इसी में दूसरा ऑल्टरनेटिव या दूसरा क्वेश्चन कहता है, सपोज मैच एक्सपेंसेस 6,000 रुपए से और बढ़ जाए, मतलब मेरा मैच एक्सपेंस अब हो जाए, पहले था 16, अब हो जाए 16 प्लस 6 22, अब हो जाए मेरा मैच एक्सपेंस 22। मेरे पास जो मैच फंड था वो था केवल 20,000, एक्सपेंस कितने हो गए, एक्सपेंस मैंने कर दिए 22,000। मेरे पास पैसा जमा था 20 मैच कराने के लिए, मैंने खर्चा कितना कर दिया 22। तो मैंने एक्स्ट्रा 2,000 कहां से खर्चा किया होगा, स्पेसिफिक फंड से खर्चा हुआ 20, जनरल फंड से हुआ मेरा 2। मतलब मेरे पास जो 22,000 रुपए खर्चा है, यहां से तो केवल 20,000 ही मैं खर्च कर पाया,
₹2000 जो एक्स्ट्रा खर्च हुए, ये मैंने किए मेरी अदर इनकम से, मेरी मतलब एनपीओ की अदर इनकम से, एनपीओ के जनरल फंड से। तो जनरल फंड से किए गए हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जितने भी रेवेन्यू नेचर की इनकम है, अगर उसमें से पैसा खर्च किया है तो वो रेवेन्यू नेचर की इनकम के सामने लिखा जाएगा। वापस रिपीट कर देता हूं एक बार। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है अगर कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, अगर कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, और इस खर्चे को किया गया रेवेन्यू नेचर की इनकम से, तो इस एक्सपेंस को रेवेन्यू नेचर की इनकम में से लिखा जाएगा। या फिर दोबारा समझ लें, मैंने 22,000 रुपए का फंड खर्च किया है, इस 22,000 रुपए में से 20,000 यहां से एडजस्ट होंगे, 2,000 मुझे एडजस्ट करने होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो अल्टीमेट मेरी एंट्री बनी, मैंने मैच एक्सपेंस का खर्चा किया, मैच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 22,000, 22,000। इस 22,000 में से मैं 20,000 राइट ऑफ करूंगा मैच फंड में से, 20,000 राइट ऑफ करूंगा मैच फंड में से, तो मैच फंड अकाउंट डेबिट 20, और 2,000 खर्च करूंगा मैं जनरल फंड में से, मतलब राइट ऑफ करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से टू मैच एक्सपेंस। 2,000 में राइट, ये मैं राइट ऑफ करने की एंट्री कर रहा हूँ। 20,000 राइट ऑफ कर दिया मैच फंड से। अब 2,000 रुपये राइट ऑफ कहां से करूंगा, जहां से पैसा इस्तेमाल किया, वो पैसा इस्तेमाल किया जनरल फंड में से या जनरल डोनेशन में से, जो दिखाई देती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, नॉमिनल इन नेचर है, इसी वजह से वो चली गई मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहां पर प्रेजेंटेशन की बात करें तो बैलेंस शीट में अब मेरा मैच फंड दूसरे वाले केस में आ जाएगा 0, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा टू मैच एक्सपेंस 2,000। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है क्लियर। बात करें अगले, अगला आइटम है सब्सक्रिप्शन। एक एनपीओ की जो मेन इनकम है वो है सब्सक्रिप्शन, हिंदी में बोलते हैं चंदा, हिंदी में बोलेंगे चंदा। इट इज द मेन इनकम ऑफ एनपीओ एंड वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक एनपीओ की मेन इनकम है सब्सक्रिप्शन, और इस मेन इनकम को मैं बार बार कह रहा हूं इनकम, तो इनकम कहां रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस बेसिस को फॉलो कर रहे हैं, एक्रूअल को। कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, मैचिंग। और क्या कहता है मैचिंग, क्या कहता है एक्रूअल। मैचिंग कहेगा करंट ईयर का सरप्लस या डेफिसिट निकालना है तो करंट ईयर का एक्सपेंस और करंट ईयर की इनकम ही कंपेयर करें। एक्रूअल कहता है एक्सपेंस हैज बीन पेड और नॉट, इट डजंट मैटर, इनकम हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, इट डजंट मैटर। ये हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, इनकम रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो, एक्सपेंस पेड किया हो या नहीं किया हो, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं है, हमें रिकॉर्ड करना हो। तो ऐसे ही हमें सब्सक्रिप्शन की इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करनी हुई, कौन सी, जो केवल और केवल करंट ईयर की है, चाहे रिसीव कर ली हो या रिसीव नहीं की हो। कहां शो करेंगे, इट विल बी शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर हमने कुछ इनकम रिसीव नहीं की, तो बच्चों वो दिखाई देगी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कुछ इनकम हमने एडवांस में रिसीव कर ली है, वो दिखाई देगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। दैट इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस, दैट सब्सक्रिप्शन विच इज रिसीव्ड इन एडवांस shown as advance subscription on the liability side of balance sheet। और ये जिस साल के लिए रिसीव किया है उससे जस्ट पिछला साल जो है उसकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाई देगी, या फिर जिस साल हमने रिसीव कर लिया है और ये जिस साल से भी रिलेट करती है उस साल से पिछले साल तक की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाई देगी। ये मैंने जो लाइन बोली है, वापस वीडियो को पीछे ले जाएं, 2 बार सुने, ताकि आपको समझ में आ जाए प्रॉपर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव नहीं हुआ है उसे हम यहां बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और जो दिखाई देगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो जिस साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ, तो जब तक वो रिसीव होगा उससे पिछले साल जो भी निकले हैं हर बार बैलेंस शीट की एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में दिखाई देगा। आगे कह रहा है जो सब्सक्रिप्शन हमने करंट ईयर में रिसीव किया है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है रिसीट एंड पेमेंट, आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आता है बैलेंस शीट।
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, बैलेंस शीट में आ गया आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब सर रिसीट एंड पेमेंट में क्या आएगा? तो रिसीट एंड पेमेंट में आएगा जो सब्सक्रिप्शन हमने इस साल रिसीव किया है वो, चाहे वो अगले साल का हो, पिछले साल का हो या फिर करंट ईयर का हो। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इट इज शोन ऑन द रिसीट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मेरे कितने आइटम हो गए सर? आइटम हो गए मेरे, एक तो एडवांस, आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर और एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। हर एक आइटम का प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होगा। एक बार मैं अकाउंट की बात कर लूं, यहां मैंने बनाया है कंबाइंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब ये क्यों बनाया है आगे समझ में आएगा इसके बारे में। कंबाइंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जो मैंने सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव किया उसकी मैंने एंट्री कर दी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, पोस्टिंग हो गई बाई कैश। जो सब्सक्रिप्शन इसमें से अगले साल का है वो हो गया मेरा एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो एनपीओ के लिए हो गई लाइबिलिटी, वो आ जाएगा टू बैलेंस कैरेड डाउन, जो एडवांस एट दी एंड है। मतलब इस साल हमें रिसीव हो गया या पिछले साल हमें रिसीव हो गया, आने वाले सालों के लिए कोई सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का इस साल भी बकाया रह गया, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन बकाया था, वो आएगा सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में। इस साल उसमें से कुछ बकाया रह गया और इस साल का भी कोई चंदा रिसीव नहीं हुआ, वो दोनों कंबाइंड होकर आ जाएंगे बाई बैलेंस कैरेड डाउन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। पिछले साल कुछ आया था एडवांस, तो मेरा आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग एडवांस या फिर एडवांस एट दी बिगिनिंग। सीधी भाषा में सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो कंबाइंड बनेगा, इसमें एसेट्स लाइबिलिटीज एक्स इनकम, एसेट्स लाइबिलिटी इनकम तीनों आइटम आएंगे। यदि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस में, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस में। यदि एडवांस वाला है मतलब लाइबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन में, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरेड डाउन। जो रिसीव किया करंट ईयर में एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, वो आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। और इसमें से जो चंदा करंट ईयर का हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में, मेरी एंट्री बनी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरी एंट्री बनी। यहां पर इनकेस अगर दिक्कत आती है एंट्री समझने में तो लेजर पोस्टिंग से एंट्री कर लें। कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन आएगा एक्सपेंडिचर साइड में, तो यहाँ सॉरी सब्सक्रिप्शन आएगा इनकम साइड में, तो बाई सब्सक्रिप्शन क्या एंट्री बनी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये आ गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है सर, ये मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट की बात कर ली। अब क्वेश्चन की जो डिमांड होगी वही इस फॉर्मेट में आएगा बैलेंसिंग फिगर, लेकिन आपको इसके साथ साथ समझते हुए चलना है मुझे कौन कौन से आइटम गिवन है। चलते जाएं। यहां कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ अ क्लब। हमें क्लब के सब्सक्रिप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, वो भी साल 2021-22 की। निकालना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे, रिसीट पेमेंट में क्या अमाउंट आएगा वो बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा और मेरा बैलेंस शीट के अंदर क्या आएगा। देखते चलें। सबसे पहला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो जो मैंने करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, अगर यहां ड्यूरिंग की जगह मैं लगा दूं फॉर तो दोनों में अंतर रहेगा। ड्यूरिंग द ईयर मैंने इस साल रिसीव किया है 2.5 लाख, फॉर द ईयर का मतलब इस साल के लिए रिसीव किया 2.5 लाख। यहाँ फॉर नहीं है, यहाँ पर केवल ड्यूरिंग है, तो मतलब करंट ईयर में मैंने रिसीव किया है 2.5 लाख। रिसीट एंड पेमेंट में कौन सा आइटम जाएगा? जो करंट ईयर में मैंने किया है रिसीव, तो मतलब 2.5 लाख मेरा जाएगा रिसीट एंड पेमेंट में। किस साइड? रिसीट साइड, मतलब डेबिट साइड में। किस नाम से? टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2,50,000। अगला आइटम सब्सक्रिप्शन ओपनिंग मेरा आउटस्टैंडिंग है 21,000। अगला आइटम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 19,000। अगला आइटम एडवांस में पहले से जमा था 18,000। अगला आइटम इस साल के आखिरी में एडवांस जमा है 23,000। डिमांड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट किस तरह से करोगे। मुझे एक आइटम समझ में आ गया, ये 2.5 लाख प्रेजेंट कहां करूंगा। बैलेंस शीट की बात, तो ये चारों आइटम जाएंगे बैलेंस शीट में, जो भी आउटस्टैंडिंग और एडवांस वाले हैं वो हमेशा जाते हैं बैलेंस शीट में। और जो ओपनिंग एडवांस है ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही क्यों बनाते हैं,
मेमोरेंडम या फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाएगी कैपिटल फंड के बैलेंसिंग फिगर को निकालने के लिए। यहाँ मुझे कैपिटल फंड नहीं निकालना, यहाँ पर केवल एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। तो मेरा ये जाएगा ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग है तो मेरी एसेट है, एसेट साइड में ये जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग है तो एसेट है, ये मेरा एडवांस एट द बिगिनिंग है ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, ये मेरा एडवांस एट द एंड है ओपनिंग बैलेंस शीट सॉरी क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। अब रह गया मेरा केवल एक आइटम, कौन सा, कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में कितना अमाउंट चाहिए, तो वो भी देख लेना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एनपीओ बहुत सिंपल है, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एक एक करते चलते चलें। पहला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, मैंने एंट्री, मुझे यहाँ प्रेजेंटेशन करनी है, मैं एक अकाउंट तो बना लूँ सामने, मुझे ये तो करनी है प्रेजेंटेशन। हम्म और यहाँ बना रहा हूँ मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मेरा कंबाइंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट। पहला आइटम है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ बाई कैश जो रिसीव किया 2.5 लाख। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000, सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो बाई बैलेंस कैरेट डाउन कुछ 19,000 है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। ओपनिंग क्लोजिंग वाला एडवांस 23,000, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन। अकाउंट बनाते हुए जाएंगे, कभी भी गलती नहीं होगी। इस साल 2.5 लाख रिसीव करें, 2.5 लाख में से 23,000 अगले साल के हैं, 21,000 पिछले साल के हैं। समझने के लिए 2.5 लाख रिसीव किए, 23,000 अगले साल के, 21 पिछले साल के, मुझे चाहिए करंट ईयर का, तो ये दोनों माइनस, जो आप रटते हो कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग एडवांस माइनस। पिछले साल रिसीव कर लिए थे 18,000, किस साल के, इस साल के, प्लस करेंगे, और इस साल रिसीव नहीं किया 19,000 प्लस करेंगे। तो ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग एडवांस माइनस कितना आएगा, बैलेंस देख लें। तो ये आ गया मेरा 19, 23, 4, 25, 7, 2,43,000। तो यहां आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2,43,000। एक बार कर लें कैलकुलेशन। यह आ गया 18 प्लस 19 प्लस 2.5 लाख माइनस 21 माइनस 23, ये आ गया बिल्कुल 2,43,000। ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, किस साइड में, इनकम साइड में, तो बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2,43,000। ये मेरा हो गया प्रेजेंटेशन। मैंने बैलेंस शीट में आपको बता दिया था, रेसिडेंट पेमेंट बता दिया, मेजर यहां था इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रेजेंटेशन कैसे होगी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अब इस वाले में कह रहा है वापस इंफॉर्मेशन गिवन है 2021-22 से रिलेटेड, डिमांड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव जो इस साल किया है 2,75,000, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग दे रखा है 21,000। अब यहां पर उन्होंने थोड़ा सा स्लाइटली कर दिया चेंज, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2021-22, मतलब करंट ईयर के लिए कितना बकाया है वो 19,000। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग 18,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड 23,000। एक लाइन और दे रखी, क्या दे रखी है, क्लब में 400 मेंबर है, हर एक मेंबर को 700 रुपए सालाना चंदा देना होता है। क्वेश्चन की वापस डिमांड, बैलेंस शीट रिसीट एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी। घबराने वाली कोई बात नहीं है, एक एक करके चलते जाएं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं अब की बार मुझे मैनेज करें थोड़े ज्यादा अकाउंट, तो यहां बना दूंगा मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये मेरा आ गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
यहां बना दूंगा मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और बाकी मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। पहला आइटम सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 275, ये जाएगा मेरा रिसीट एंड पेमेंट में, रिसीट साइड में टू सब्सक्रिप्शन 275, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 275, तो यहाँ आ जाएगा बाई कैश 2,75,000। मैं एक एक करके आइटम में चलता जाऊंगा। फिर अगला आइटम है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो ये जाएगा मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट में 21,000। ये आ गया मेरा 21, ये जाएगा मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में। फिर है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, अब ये तो 21-22 का आउटस्टैंडिंग है 19,000, केवल 21-22 का 19 है। अब मुझे ये पता नहीं है क्या पिछले साल का भी बकाया है, पिछले साल बकाया थे 21, क्या इसमें से कुछ इस साल रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ये इंफॉर्मेशन मिसिंग। तो यहां पर मैं थोड़ा स्टार लगा देता हूं, जो समझ में नहीं आ रहा वो मैंने लगा दिया स्टार। अगले में चलते जाए, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द बिगिनिंग, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग एडवांस 18,000। फिर है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड टू बैलेंस कैरेट डाउन 23,000। 23,000 मेरा क्लोजिंग लाइबिलिटी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 18,000 ओपनिंग लाइबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। अब नीचे आ जाए आखिरी पॉइंट पे, ये कह रहा है क्लब में 400 मेंबर है, हर एक व्यक्ति को चंदा देना है 700 रुपए का। अब यदि 400 मेंबर है, हर एक आदमी को 700 रुपए का चंदा देना है, तो इसका मतलब क्लब की इनकम कितनी है, 2,80,000। क्लब की इनकम है 2,80,000, 700 × 400 लिख देता हूं यहाँ पे। क्लब की इनकम है, वो भी किस नाम से, सब्सक्रिप्शन नाम से, कितनी है, 2,00,000। ये कहा जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2,80,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाई सब्सक्रिप्शन 2,80,000। सर आपने रिसीट पेमेंट बना दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दिया, बैलेंस शीट बना दिया, तीनों होता गई, तो अब क्या कोई और आइटम ही मिसिंग है, और जो मैंने स्टार लगाया क्या इसका कुछ करना है। तो बच्चों अभी एक आइटम आखिरी रह गया है मेरा, बाई बैलेंस कैरेट डाउन। मैंने आपको पहले भी बोला था एक बार यहीं पे कि ये मेरा 19,000 केवल और केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, क्या पिछले साल का कुछ बकाया रह गया है या नहीं, वो देखें। अब मैंने करंट ईयर में चंदा रिसीव किया है 2,75,000 का, बनता कितना था इस साल का, बनता 2,80,000 का। इस बार रिसीव किया है 2,75, बनता इस साल का 2,80 है। अब 2,80 में से पिछले साल मुझे एडवांस मिल चुका है कुछ 18,000, तो रह गया मेरा 2,62, और ये खुद कह रहा है करंट ईयर के चंदे में से 19,000 रुपए अब भी बाकी हैं। 2,80 में से 18,000 पहले ही मिल चुका है, 19,000 अब भी बाकी हैं, तो ये रह गया 2,62 माइनस 19, 2,43,000। तो इस साल जो चंदा रिसीव हुआ है 2,75,000 का, इसमें से 2,43 है करंट ईयर की, तो 2,75 माइनस 2,43 तो बचे 32,000। तो 32,000 रुपए के चंदे में से कंपेयर कर लें, अगले साल ने रिसीव किया 23,000, 23,000, तो इसका मतलब जो 9,000 रिमेनिंग है ये हमने रिसीव किया है पिछले साल का, और पिछले साल का कितना रिसीव करना था, 21, 9 इस साल रिसीव कर लिया, तो कितना रह गया पिछले साल का 12, पिछले साल का 12, करंट ईयर का 19, मतलब टोटल जो रिमेनिंग चंदा है वो है मेरा 31। अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो यहां ये नहीं करें, सीधा लिख दें बैलेंसिंग फिगर, वो आएगा मेरा यही 31,000। 21,000 प्लस 2,80 प्लस 23, ये आ रहा है 3,24,000। 3,24 माइनस 18 माइनस 2,75 माइनस 31, ये आ गया मेरा 3,24,000। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, ये मेरा एसेट में क्लोजिंग वाली में, ये एसेट में ओपनिंग वाली में, ये लाइबिलिटी क्लोजिंग, वो लाइबिलिटी ओपनिंग। ये बात थी क्वेश्चन नंबर सेकंड की सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। अब और की बात करें, एक और क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, सॉरी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर इस बार गिवन। जो मेन मेन
कोई पॉइंट्स हैं या कोई टॉपिक आता है, मैं उस पर आपको बता देता हूँ स्पेसिफिक। तो कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर, करंट ईयर 21-22 के लिए हमने चंदा रिसीव किया है कितना, 2.5 लाख। ये करंट ईयर 21-22 के लिए ही है। अभी तक रिसीव कर रहे थे करंट ईयर में, लेकिन ये पता नहीं था करंट ईयर कितना, अगले साल का कितना, पिछले साल का कितना। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 21, ये निकालना है इस बार। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग गिवन है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर, आराम आराम से चलते हुए जाना है। 23,000 जो अगले साल के मुझे रिसीव हुए 23,000। आगे कह रहा है वापस भाई क्लब में 400 मेंबर है, एक आदमी को चंदा देना है 700। वापस बना देता हूं मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर, ये तो करंट ईयर के लिए रिसीव किया है। बाई कैश 2.5 लाख, ये मैंने इनर ब्लैक ब्रैकेट में ऐसे ही लिखा है। हो सकता है कुछ चंदा हमें अगले साल का इसी साल रिसीव हो गया हो, कुछ चंदा पिछले साल का इस साल रिसीव हुआ हो। जो मेरा कैश अकाउंट में आएगा, मतलब मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो आएगा इस साल मैंने कितना रिसीव किया, चाहे इस साल का हो या अगले साल का। इसलिए मैंने लिखा है इनर कॉलम। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000। आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकालना है तो बाई बैलेंस कैरेट डाउन, ये आएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद सब्सक्रिप्शन ओपनिंग एडवांस 18,000, और पिछले सॉरी अगले साल के लिए हमें जो चंदा इस साल ही रिसीव हो गया, तो ये भी आएगा मेरा इनर कॉलम के ब्रैकेट में। तो ये है इस साल के आखिरी में अगले साल के लिए हमें कितना चंदा रिसीव हुआ। आगे कह रहा 400 मेंबर है, एक व्यक्ति को चंदा देना है 700, तो यहां आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2,80,000। अब यहां पे मुझे निकालना है सबसे पहले तो इस साल कितना कैश रिसीव हुआ होगा। तो मुझे इस 280 के चंदे में से 18,000 पहले ही मिल चुके हैं। 280 के चंदे में से 18,000 पहले ही मिल चुके हैं, मतलब अब रह गया मेरा 262। और इस साल में इस साल के लिए रिसीव हुए हैं 2.5 लाख। तो इसका मतलब इस साल का रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग है 12,000। इस साल का रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग है 12,000 प्लस। अब इस साल के आखिरी तक जो एडवांस था 23, मान के चल रहे हैं इस साल रिसीव हुआ होगा, प्लस पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था 21, ये मान के चल रहे हैं वो इस साल रिसीव हो गया होगा पूरा। यदि पिछले साल का पूरा आउटस्टैंडिंग इस साल रिसीव हो गया, तो इस साल केवल करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग ही रह गया होगा, तो वो आएगा मेरा 12,000 बैलेंसिंग फिगर। और इस साल और कोई एडवांस नहीं है, तो वो आ गया मेरा 23,000। 2.5 लाख प्लस 23 प्लस 21, ये हो गया मेरा अकाउंट। ये आ गया 2,94,000, कर लेंगे तीनों प्लस, ये आ जाएगा 3,24,000। और ये मेरा आ जाएगा 280 प्लस 21 प्लस 23, ये आ गया मेरा 3,24,000। मेरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा 280, रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा 294, बैलेंस शीट में 18 और 21, ओपनिंग वाली में लाइबिलिटी एसेट, क्लोजिंग वाली में एसेट्स और लाइबिलिटी। एक और क्वेश्चन की बात करें, अलग अलग फॉर्म में सारे जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उन सब में आइटम एक ही निकाल रहे हैं बार बार, कि किस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, कि किस तरह से हमारी प्रेजेंटेशन होगी सब्सक्रिप्शन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। फोर्थ कहता है एक्सट्रैक्ट ऑफ
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 आर गिवन बिलो। इस बार मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की एक्सट्रैक्ट गिवन है। अभी तक सारे क्वेश्चंस में मुझे इंफॉर्मेशन गिवन थी कि कितना इस साल चंदा रिसीव हुआ पूरे साल में, और कितना आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, कितना क्लोजिंग, कितना एडवांस ओपनिंग, कितना एडवांस क्लोजिंग। इस बार पहली बार रिसीट साइड का अमाउंट मुझे गिवन है कि कितना सब्सक्रिप्शन इस बार रिसीव हुआ है। तो मुझे सब्सक्रिप्शन तीन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स के लिए रिसीव हुआ है। 2020-21 के लिए 2500, 21-22 के लिए 26,750 और 22-23 के लिए 1000। मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है साल 2021-22 में, मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है साल 2021-22 में, और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर करंट ईयर के लिए रिसीव हुआ है 26,750, पिछले साल का रिसीव हुआ है 2500 और अगले साल का रिसीव हुआ है 1000। मतलब ये मेरा एडवांस है, ये मेरा लास्ट ईयर होगा आउटस्टैंडिंग, इस साल मैंने किया है रिसीव। आगे कहता है क्लब में जो टोटल मेंबर हैं वो है 230, 230, और एनुअल मेंबरशिप फीस पर मेंबर की है 125। जो मेंबर है 230 है और एक मेंबर का चंदा है 125। इसका मतलब मेरी करंट ईयर की जो इनकम है, करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन है जो आना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में, वो है 28,750। आगे कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल, मैं बात कर रहा हूं 21-22 की, इसका मतलब साल के पहले दिन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 2750। डिमांड वही क्वेश्चन की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी। मुझे इस बार केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन देनी है, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में ऑलरेडी गिवन है। तो वापस करें, मैं वापस बनाऊंगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मेरा ये आ गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस प्लेस करेंगे टू, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो कहां गिवन है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मेरा ये रहा 2,750। अगर इनकेस ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, अगर ये 2,750 नहीं होता, तो क्या मानते, इस साल जो रिसीव हुआ है पिछले साल का वही आउटस्टैंडिंग। लेकिन अलग से इंफॉर्मेशन गिवन है कि लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था 2,750, तो यही मानेंगे आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 2,750। इस साल मुझे टोटल चंदा कितना रिसीव हुआ है, मतलब मैंने रिसीट एंड पेमेंट में कितना नोट डाउन किया होगा। रिसीट एंड पेमेंट में इन तीनों का टोटल 26,750 प्लस 2500 प्लस 1000, ये मेरा आ गया टोटल 30,250। मेरे रिसीट एंड पेमेंट में आया 30,250। इसका मतलब मैंने चंदा रिसीव किया इस साल 30,250। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो बाई कैश अमाउंट आ गया 30,250। यहां तक बात है क्लियर। अब इसके बाद मेरी ये इंफॉर्मेशन हो गई। आगे एनुअल मेंबर्स का चंदा मेरा आ रहा था, जो एनुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव करना था वो था 28,750। ये मेरी इनकम है, जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो आ गया मेरा 28,750। कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक एक करके इंफॉर्मेशन के साथ डील करते चलें, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद मेरी ये इंफॉर्मेशन भी हो गई, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाला कॉलम भी हो चुका है। अब मुझे सबसे पहले चाहिए था ओपनिंग एडवांस, जो इस बार गिवन नहीं है, तो मान लेंगे 0। क्लोजिंग एडवांस टू बैलेंस कैरेट डाउन, तो क्लोजिंग एडवांस के लिए वो पहले ही कह रहा था हमें अगले साल का चंदा इस साल रिसीव हो गया 1000, तो क्लोजिंग एडवांस मेरा 1000। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मेरे पास पिछले साल का 2750 बकाया था, 2750 में से इस साल रिसीव हो चुका 2,500, तो 250 रुपए मेरे यहां से रह गए, 250 यहां से पेंडिंग है, प्लस करंट ईयर का चंदा मुझे रिसीव होना था 28,750, 26,750 रिसीव हो चुका है, 2,000 रुपए वो बाकी है, तो मेरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 2,250। अब लगा दें टोटल, ये आना चाहिए 30,250 प्लस 2,250, 32,500, 32,500, और ये भी मेरा आना चाहिए 32,500। तो 28,750 प्लस 2750 प्लस 1,000, ये आ गया मेरा 32,500। तो ये मेरा केस, जब मुझे रिसीट एंड पेमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन हो, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंटेशन करनी है,
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा ये वाला अमाउंट 28,750 इनकम साइड में। बैलेंस शीट में ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में एसेट साइड 2750, ओपनिंग एडवांस कुछ नहीं है, तो एसेट साइड तो मेरी लाइबिलिटी में कुछ नहीं जाएगा। क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में एडवांस मेरे पास जमा है 1000, तो ये जाएगा मेरी लाइबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2250, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2250। बात करें अगले क्वेश्चन की, फिर यहाँ पर वापस इंफॉर्मेशन गिवन है सब्सक्रिप्शन जो मैंने रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड किया है, मतलब इतना चंदा मुझे रिसीव हो चुका है, वापस वही आना चाहिए जो पिछले क्वेश्चन में था 30,250। मुझे इस साल रिसीव हुआ है चंदा 30,250 अगले साल के लिए, करंट ईयर के लिए और नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर के लिए। इंफॉर्मेशन गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है 3300, सब्सक्रिप्शन टोटल आउटस्टैंडिंग का मतलब इस साल के आखिरी तक कुल आउटस्टैंडिंग 4500 हो सकता है, इसमें से कुछ चंदा इस साल का हो, कुछ पिछले साल का हो। और इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब ओपनिंग एडवांस मेरा है 4000। वापस मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है और प्रेजेंटेशन देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक एक करके चल देंगे। मैं वापस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये मैंने ऑलमोस्ट सारे केसेस कवर कर लिए, मुझे केवल प्रेजेंटेशन देनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट ऑलरेडी गिवन है। इन्फॉर्मेशन मुझे चंदा रिसीव हुआ 30,250, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो बाई कैश 30,250। इसके बाद इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 मतलब करंट ईयर 21-22 के पहले दिन बकाया 3300, तो ये आ गया मेरा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,300। इसके बाद इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2022 मतलब इस साल के आखिरी तक आउटस्टैंडिंग बाई बैलेंस कैरेट डाउन कुछ 4500। अगली इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब ओपनिंग एडवांस 4000, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000। और कोई इंफॉर्मेशन है मेरे पास जो चंदा रिसीव हुआ है अगले साल का हुआ है 1000, तो यहां पे आ जाएगा मेरा अगले साल का चंदा टू बैलेंस कैरेट डाउन 1000। जो मिसिंग फिगर आएगा वो रहेगा कितनी इनकम है करंट ईयर की, तो वो आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो आ जाएगा करंट ईयर की इनकम बैलेंसिंग फिगर। उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 30,250 प्लस 8.5 माइनस 4300, ये आ रहा है 34,450। ये मेरा आ गया 34,450। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लाइडली चेंज कर दूं, क्या चेंज कर दूं, अगर इस जगह ये रहता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 21-22, तो ये 4500 रुपए का चंदा केवल और केवल करंट ईयर का है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना रहता, पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे 3300, 2500 हमें इस साल मिल चुके हैं, तो आउटस्टैंडिंग मेरा लास्ट ईयर का रहता 800, तब क्लोजिंग मेरा आता 5300। तो ये मेरा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं सारे केसेस आपको समझ में आ चुके हैं और मैंने ऑलमोस्ट सारे केसेस कवर कर लिए। इनकेस तब भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। अगली बात करें नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की, वो है एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस और एडमिशन फीस। अभी तक मैंने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है सब्सक्रिप्शन और स्पेसिफिक डोनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये दो थी स्टार्टिंग की, सब्सक्रिप्शन और स्पेसिफिक डोनेशन। अब मैं अगली टर्मिनोलॉजी अब बात करेंगे अगली टर्मिनोलॉजी के बारे में, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस और एडमिशन फीस। यहां कहता है जो एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस और जो एडमिशन फीस है, ये एक मेंबर से एक बार रिसीव करेंगे, तो ये मेजर मेरी होती है कैपिटल रिसीट। एक मेंबर से एक बार रिसीव करेंगे तो ये मेरी होगी कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट कहां शो करेंगे, ये शो करेंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। और किस तरह से शो करेंगे, इस कैपिटल रिसीट को हम जो कैपिटल फंड है उसमें करेंगे ट्रांसफर, क्योंकि ये कैपिटल रिसीट तो है, इसका कोई स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन यहां से ही नहीं होगा,
इसको मुझे मर्ज करना पड़ेगा कैपिटल फंड में। मैंने आपको कैपिटल फंड की डेफिनेशन बताई थी, जो भी कंट्रीब्यूशन मेंबर्स करते हैं उसे बोलेंगे कैपिटल फंड। तो अल्टीमेट इस फंड को मुझे ट्रांसफर करना होगा, इस फीस को मुझे ट्रांसफर करना होगा कैपिटल फंड में। एंट्री क्या बनेगी सर? मैंने एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, एडमिशन फीस रिसीव की, एंट्री कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस, टू मेंबरशिप फीस, टू एडमिशन फीस, यहां से ट्रांसफर करना है कैपिटल फंड में। तब मेरी एंट्री एंट्रेंस फीस या फिर लाइफ मेंबरशिप फीस या फिर एडमिशन फीस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड। तो जो भी मैं एंट्रेंस फीस टाइप की फीस रिसीव कर रहा हूं वो सारी मेरी कैपिटल रिसीट है, कैपिटलाइज करनी पड़ेगी, मतलब कैपिटल फंड में करनी पड़ेगी ट्रांसफर। इन केस क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो ये एडजस्टमेंट होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है कि जो भी लाइफ मेंबरशिप फीस है वो हमें कुछ पार्ट लेके जाना है रेवेन्यू साइड में, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कुछ पार्ट मुझे कैपिटलाइज करना है, तो जितना पार्ट हमें रेवेन्यू या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर जाना है वही पार्ट हम ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अल्टीमेट एंट्री क्या बनेगी? तब वहां एंट्री बनेगी एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं कहता है कि क्या मानना है कैपिटल के रेवेन्यू, तो 100% केसेस में मानेंगे कैपिटल रिसीट ले जाएंगे कैपिटल फंड में बैलेंस शीट के अंदर। और इनकेस स्पेसिफिक कह रहा है कि रेवेन्यू रिसीट माननी है तो वो लेके जाएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में। ठीक है सर, ये वाला ही मेरा हो चुका है। मैंने प्रेजेंटेशन बता दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के अंदर। सर रिसीट एंड पेमेंट में क्या एडजस्टमेंट होगा या किस तरह से प्रेजेंट करेंगे? तो बच्चों अगर एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप, एडमिशन अगर रिसीव कर ली है तो जो मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसे कोई भी मतलब नहीं है कि कैपिटल है या रेवेन्यू। अगर कैश आया है तो वो रिकॉर्ड करेंगे रिसीट एंड पेमेंट की डेबिट साइड। नंबर नेक्स्ट लीगेसी। तो लीगेसी जब एनपीओ का कोई भी मेंबर अपनी स्वेच्छा से, अपनी विल के अकॉर्डिंग एनपीओ के लिए कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहा है या कोई एसेट ट्रांसफर करता है अपनी डेथ के वक्त, वो मानी जाती है लीगेसी। और ये एक तरह की कैपिटल रिसीट है, तो अल्टीमेट कैपिटल रिसीट है, तो इसे ट्रांसफर करना होगा कैपिटल फंड के अंदर। नंबर नेक्स्ट एंडाउमेंट फंड। जितने भी स्पेसिफिक फंड है या जो भी स्पेसिफिक डोनेशन है जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ रिसीव हुई है वो एंडाउमेंट फंड है, तो सीधी बात कैपिटल रिसीट मानी जाएगी, ऐड करेंगे कैपिटल फंड के अंदर। नंबर नेक्स्ट ऑनोरेरियम। जो भी एनपीओ पेमेंट करता है किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है, तो उसे जो भी पेमेंट देंगे हम वो ऑनरेरियम के नाम से जाना जाएगा। और इस ये एक तरह का स्पेसिफिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम लेकर जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में। या फिर हो सकता है एनपीओ के अंदर कोई प्रोग्राम है, वहां पर कोई गेस्ट अपीयरेंस है, उसे एनपीओ कोई भी भेंट प्रदान कर रही है, तो वो ऑनरेरियम मानदेय माना जाएगा, शो करेंगे एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगली बात करें स्टॉक ऑफ मेडिसिन और स्टेशनरी जैसे एडजस्टमेंट के साथ क्या होगा। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अगर एनपीओ मेरा हॉस्पिटल है तो मेडिसिन वाला पार्ट आएगा। अगर एनपीओ को इसके अलावा कोई दूसरा है, मेरा स्पोर्ट्स क्लब है या फिर कोई स्कूल है, कॉलेजेस हैं, तो वहां पर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपको देखने के लिए मिल सकता है। मेन बात एडजस्टमेंट क्या होगा? तो एडजस्टमेंट मैं जो करता था पार्टनरशिप में, मैंने जो एडजस्टमेंट किया प्रोपराइटरशिप में, वहां मैंने हर बार ऐसे आइटम्स का कंजम्पशन निकाला। कंजम्पशन मुझे प्रेजेंट करने हैं 3 अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनपीओ के अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट पेमेंट और बैलेंस शीट। तो इन दोनों के आइटम में जितना हम पेमेंट करेंगे वो शो करेंगे रिसीट एंड पेमेंट में, जितना हम इसमें से बेच देंगे कैश के फॉर्म में वो हम रिकॉर्ड करेंगे रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में। एनपीओ मेन मोटिव सर्विस मोटिव है, तो वहां पर हम मोस्ट ऑफ दी केसेस में जो भी परचेज करेंगे उस आइटम की रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि एनपीओ उसे बेचती नहीं है, वो अपने मेंबर्स के कंजम्पशन के लिए यूज करती है। मेंबर जो पैसा दे रहे हैं एनपीओ को मेंबरशिप फीस के फॉर्म में, एडमिशन फीस के फॉर्म में, वहीं से ही मेंबर्स को कंजम्पशन के लिए ये सारे गुड्स दिए जाएंगे। तो अल्टीमेट एडजस्टमेंट मेरा रिसीट एंड पेमेंट में जो मैं पेमेंट करूंगा इन पर्टिकुलर आइटम्स का वो रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इन आइटम का जो भी कंजम्पशन होगा, और कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, मैंने 11th में रॉ मटेरियल का कंजम्पशन का फॉर्मूला देखा है। क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सेम यही एडजस्टमेंट यहाँ पे कैसे निकालेंगे? मेडिसिन का कंजम्पशन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ये कंजम्पशन हम शो करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर।
प्लस बैलेंस शीट में क्या प्रेजेंटेशन होगा, इन आइटम्स का जो भी ओपनिंग अमाउंट होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा, वो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। अब पढ़ें एक बार, इफ क्वेश्चन हैज स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टेशनरी और एनी कंज्यूमेबल आइटम, देन वी हैव टू कैलकुलेट स्टॉक कंजम्पशन फॉर द प्रेजेंटेशन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमें स्टॉक का कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, वो कंजम्पशन हम डिनोट करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। ऑल्सो इफ बैलेंस ऑफ क्रेडिटर ऑल्सो गिवन, अगर क्रेडिटर के बैलेंसेस भी गिवन है, तब ऐसा माना जाता है हमेशा कि जो एनपीओ है वो क्रेडिटर से उधार गुड्स परचेज करती है, उधार स्टेशनरी खरीदेगी, उधार मेडिसिन परचेज करेगी। अब इनको जो पेमेंट किया जाएगा, उस पेमेंट को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज करने के बाद कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। प्लस क्रेडिटर के जो भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस रहेंगे, वो हम शो करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो आगे कहता है, इस सभी इंफॉर्मेशन के लिए, जब मैं बात की रिसीट, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के लिए, हमें एक तो क्रेडिटर अकाउंट बनाना होगा और एक बनाना होगा स्टॉक अकाउंट। हो सकता है स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो सकता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। एक बार देख ले क्वेश्चन क्या कहता है। इन्फॉर्मेशन गिवन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो इस बार मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करनी है। पेमेंट साइड में गिवन है स्टेशनरी का, हमने पेमेंट इस बार किया है 23,000। अगर एनपीओ वाले क्वेश्चन में क्रेडिटर नहीं है तो माना जाएगा स्टेशनरी हमेशा परचेज करते हैं कैश में, लेकिन अगर क्रेडिटर गिवन है तो हमेशा माना जाएगा स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में, बाद में जाके क्रेडिटर को करेंगे पेमेंट। इन्फॉर्मेशन गिवन है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग क्लोजिंग। डिमांड है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रेजेंटेशन देनी है, फिर मैं दूंगा बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के प्रेजेंटेशन के लिए मुझे चाहिए कंजम्पशन। कंजम्पशन का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अगर मेरे पास तीनों आइटम है तो मुझे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। सर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, बिल्कुल है। सर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, बिल्कुल है। अब सर परचेज ड्यूरिंग द ईयर कहाँ है, तो सर क्या ये स्टेशनरी का पेमेंट है, क्या ये परचेज है, तो एक्चुअली परचेज नहीं है। मैंने आपको अभी बताया अगर स्टेशनरी का क्रेडिटर के बैलेंसेस गिवन है तो माना जाएगा क्लब या एनपीओ स्टेशनरी खरीदती है उधार, बाद में जाके क्रेडिटर को पेमेंट होता है। तो अल्टीमेट जो स्टेशनरी परचेज की गई है वो मुझे निकालना होगा क्रेडिटर अकाउंट से, वो मैं निकालूंगा क्रेडिटर अकाउंट से। अगर परचेज गिवन होता तो मुझे क्रेडिटर अकाउंट बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। करने का तरीका क्या, सेम वही, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पहले कर लें प्लेस। तो स्टेशनरी एसेट अकाउंट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 4,000। क्लोजिंग बाई बैलेंस कैरेट डाउन, अमाउंट आ गया शायद 3,000, बिल्कुल 3,000। क्रेडिटर लाइबिलिटी अकाउंट है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000 और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन मेरा 2,500। ये मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस कर दिए हैं प्लेस। मेरे पास और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन्फॉर्मेशन गिवन है कितना पेमेंट किया है, तो पेमेंट मैंने किया हुआ क्रेडिटर्स को एंट्री की होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां पर आ जाएगा क्रेडिटर अकाउंट में टू कैश। कितना पेमेंट किया है मैंने, 23,000। मैंने क्रेडिटर को 23,000 पेमेंट कर दिया है, अभी भी मुझसे वो 2,500 रुपए और मांग रहे हैं। इसका मतलब टोटल उनका ड्यू था 25,500, जिसमें से 9,000 पिछले साल का है, तो रिमेनिंग बैलेंस होगा करंट ईयर का। तो बाई परचेज कितना अमाउंट आ गया, वो आएगा 16,500। तो इस बार मैंने स्टेशनरी परचेज की है 16,500 की, और यहाँ परचेज लिखना चाहते हैं तो परचेज लिख सकते हैं, या फिर अगर स्टेशनरी लिखनी है तो लिख देंगे स्टेशनरी। एंट्री बनी है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो स्टेशनरी के अकाउंट में आ जाएगा टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर। मेरे पास पहले से स्टेशनरी थी 4,000, 16,500 की और खरीदी, टोटल स्टेशनरी हो गई 20,500 की। क्लोजिंग है 3,000, इसका मतलब कंजम्पशन कर लिया होगा कितना, 17,500। इसका मतलब मेरा कंजम्पशन हो गया इस बार 17,500। ये कंजम्पशन कहाँ लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या एंट्री बनी, एंट्री बनी सर मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड या फिर टू स्टेशनरी। तो यहां आ जाएगा बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर या फिर कंजम्पशन सारे डेबिट साइड में आते हैं। तो एंट्री बनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी अकाउंट। क्या प्रेजेंटेशन होगी,
ये जाएगा मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में। ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में। और क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। ये मेरा जब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन हो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन हो, या भी कोई भी कंज्यूमेबल आइटम का स्टॉक गिवन है, चाहे फूड स्टफ हो, किसी भी तरह का आइटम हो, हमेशा इस तरह से ही हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट। ठीक है सर। नंबर नेक्स्ट। अब सपोज पिछले वाले एग्जांपल में मैं एडवांस फॉर स्टेशनरी और एड ऑन कर लूं। एडवांस फॉर स्टेशनरी का मतलब है जो एनपीओ है वो दो तरह के क्रेडिटर से माल परचेज करती है। एक क्रेडिटर ऐसे हैं जो पहले माल बेचेंगे, बाद में पैसा रिसीव करेंगे। दूसरे क्रेडिटर ऐसे हैं जिनको एनपीओ एडवांस पेमेंट करती है पहले, फिर वो बाद में माल भेजेंगे। तो क्रेडिटर मेरे दो तरह के हो गए। अब यहां पर मुझे क्रेडिटर का एक कंबाइंड अकाउंट बनाना है, एक बना सकते हैं। कंबाइंड अकाउंट का मतलब ये वाला मेरी लाइबिलिटी है, ये एसेट है, तो लाइबिलिटी वाला बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड में, और एसेट वाला बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड में। करने का सेम तरीका वही रहेगा। एक तो मुझे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और दूसरा मेरा क्रेडिटर अकाउंट। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ओपनिंग बैलेंस भाई 4,000 3,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। बाई बैलेंस कैरेट डाउन 3,000। क्रेडिटर में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये अपनी लाइबिलिटी है 5,000, और एडवांस है 3,000। और क्रेडिटर के पास मेरा एडवांस जमा है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मेरी एसेट है 3,000। कुछ क्रेडिटर ऐसे हैं जिन्हें हम बाद में पेमेंट करेंगे, कुछ क्रेडिटर ऐसे हैं जो एडवांस चल रहा है। क्लोजिंग बैलेंस 2.5 और 6.5, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन 2,500। क्लोजिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग एडवांस फॉर क्रेडिटर 6,500। पेमेंट किया वापस 23,000 का, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश 23,000। अब निकालते हैं जो भी रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो जाएगा मेरा स्टेशनरी अकाउंट में। क्रेडिटर के पास मैंने 23,000 इस साल जमा कराया, 2,500 मेरा क्लोजिंग उनके पास, 2,500 वो मुझसे मांग रहे हैं, और 3,000 मेरे उनके पास पहले से ही जमा था। इसका मतलब टोटल जो अमाउंट हो गया क्रेडिटर का, वो हो गया 23 और 3 26, 28,500। 28,500 में से 5,000 पिछले साल के, 23,500 रह गए। 6,500 अभी भी उनके पास जमा है। इसका मतलब मेरे पास स्टॉक इस बार आया है 17,000। 17,000 का स्टॉक यहां आ गया टू क्रेडिटर। 17,000 मेरे पास टोटल स्टॉक हो गया 21,000 का, 3,000 क्लोजिंग है, तो इसका मतलब मैंने कंज्यूम कर लिया है 18,000 का स्टेशनरी। इनकेस आप अगर क्रेडिटर के दोनों अकाउंट अलग अलग बनाते हो, अलग अलग बनाने का मतलब एडवांस फॉर क्रेडिटर अलग और मेरा अदर क्रेडिटर अलग, तो एडवांस फॉर क्रेडिटर वाले में 3,000 आएगा ओपनिंग बैलेंस, 6,500 आएगा क्लोजिंग बैलेंस। वो भी देख लें आप लोग। ये बना रहा हूं एडवांस फॉर क्रेडिटर अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000, बाई बैलेंस कैरेट डाउन 6,500। अब ऐसा मान के चलेंगे कि जो क्रेडिटर के पास मेरा पैसा पहले साल ही, मतलब लास्ट ईयर ही जमा मैंने करा दिया था, उतने का स्टॉक इन्होंने मुझे भेज दिया होगा। एंट्री क्या की मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट या स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर क्रेडिटर 3,000। 3,000 मेरा पहले अमाउंट जमा था, मैंने एंट्री की होगी एडवांस फॉर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। इन्होंने इस साल 3,000 का माल भेज दिया, एंट्री कर दी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर क्रेडिटर 3,000। अब इस साल जो मैंने 6,500 मेरा पहले से ही एडवांस जमा है, ये मैंने इस साल किया होगा पेड, तो ये आ जाएगा टू कैश 6,500।
अब मुझे बनाना है अदर क्रेडिटर अकाउंट। ये मेरा है लाइबिलिटी अकाउंट। इसमें ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आ रहा है कुछ 5 और क्लोजिंग 2.5। ओपनिंग 5, क्लोजिंग 2.5। अब इन्फॉर्मेशन में ये गिवन था कि हमने 23,000 पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को इस बार। तो 23,000 में से 6,500 पेमेंट हुआ इन एडवांस वालों को है। रिमेनिंग कितना रह गया 16,500, वो पेमेंट हुआ होगा इनको। तो टू कैश 16,500। तो मेरा टोटल पेमेंट इनके पास जमा हो गया 19,000। 16 और 3 19, जिसमें से 5,000 रुपए का जो पेमेंट है ये मेरा पिछले साल का है। तो इस साल मैंने कितना स्टेशनरी परचेज किया होगा, तो यहाँ आएगा बाई परचेज या फिर बाई स्टेशनरी। कितना 19 - 5, ये आ गया मेरा 14,000। तो मेरी परचेज कितनी हो गई 14,000, ये हो गई 3,000, ये हो गई मेरी टोटल परचेज हो गई 17,000। जो मेरा आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन के फॉर्म में। 17 तो नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, फिर आएगा मेरा कंजम्पशन जो मैंने स्टेशनरी का इस्तेमाल किया है। 17 मेरा इसके अंदर आ गया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, तो 18 मेरा आ गया कंजम्पशन। तो यदि क्रेडिटर के आपको दो अलग अलग अकाउंट बनाने हैं तो ये तरीका रहेगा। उम्मीद करता हूं स्टेशनरी का क्या एडजस्टमेंट रहेगा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोगों को समझ में आ चुका। अगला एडजस्टमेंट है सेल ऑफ एसेट। अगर एनपीओ कोई एसेट बेचती है तो एसेट बेचने का जो एडजस्टमेंट है वो सेम वही रहने वाला है जो सोल प्रोपराइटरशिप फर्म करती है। एसेट्स जिस रेट पर बिकेगी उसे कंपेयर करना पड़ेगा डब्ल्यूडीबी के साथ। अगर गेन हुआ है, इनकम है, लॉस हुआ है, तो वो मैं एक्सपेंस साइड शो करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो इन केस ड्यूरिंग द ईयर फर्म इज सेलिंग एनी सॉरी एनपीओ सेलिंग एनी एसेट, देन गेन और लॉस ये हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। गेन है तो इनकम साइड में मतलब क्रेडिट साइड में, लॉस है तो एक्सपेंडिचर साइड में। निकालेंगे कैसे? जो सेल वैल्यू आएगी उसमें से माइनस करनी पड़ेगी बुक वैल्यू। याद रखें पूरी सेल वैल्यू नहीं आएगी मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, केवल और केवल एक्सेस आएगा जो डिफरेंस है दोनों के बीच का। अगर सेल वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू कम है तो इसका मतलब एनपीओ हुआ है गेन इनकम साइड में। अगर सेल वैल्यू कम बुक वैल्यू ज्यादा तो आएगा लॉस एक्सपेंडिचर साइड में। और फिर डेप्रीसिएशन हम चार्ज कर देंगे रिमेनिंग वैल्यू के ऊपर। जो भी असम्पशन मानता हूं कि अगर गिवन नहीं है वो एसेट कब बेची तो स्टार्टिंग में या फिर आखिरी में, फिर रिमेनिंग वैल्यू में लगाता हूं डेप्रीशिएशन। तो सेम असम्पशन वही फॉलो हम करेंगे यहाँ। अगला है एक्सपेंसेस। अब कुछ एक्सपेंसेस ओपनिंग आउट स्टैंडिंग है, कुछ क्लोजिंग आउट स्टैंडिंग है, कुछ ओपनिंग मेरा एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस है। तो उसका एडजस्टमेंट सेम मुझे सब्सक्रिप्शन जैसा ही करना है। मतलब सब्सक्रिप्शन तो मेरी इनकम थी, ये मेरा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस में अगर सैलरी वाला है तो मुझे कंबाइंड सैलरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। कंबाइंड या फिर प्रीपेड या फिर रेंट है तो कंबाइंड रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो मेरा पहले से ही जमा है वो बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड में, जो पहले से बकाया है वो आ जाएगा मेरा क्रेडिट साइड में। ऐसे ही क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वो आ जाएगा मेरा डेबिट साइड में, क्लोजिंग प्रीपेड वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में। अब इस साल मैंने जो एक्सपेंस पेड किया होगा एंट्री की होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां आ जाएगा टू कैश। जितना एक्सपेंस इस साल का बनेगा वो यहां से निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर लेकर जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नहीं बात समझ में आई? एक क्वेश्चन देख ले, या क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। तो जो भी इस साल का एक्सपेंस है एक्सपेंडिचर साइड में, इस साल जो पेड किया है रेसिट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड में, जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग एडवांस आउटस्टैंडिंग है वो दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग एडवांस या फिर प्रीपेड कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। बात करें क्वेश्चन की, अब बात करें अगले क्वेश्चन की। तो यह कहता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि एनपीओ ने इस साल सैलरी का पेमेंट किया है 23,000 रुपए। करंट ईयर है 2016-17। इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग क्लोजिंग है और प्रीपेड सैलरी ओपनिंग क्लोजिंग है। मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन है और सैलरी पेड गिवन है। डिमांड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में क्या प्रेजेंटेशन होगी। तो इस जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सैलरी जाएगी जो करंट ईयर की है, रिसीट एंड पेमेंट ऑलरेडी गिवन है जो मैंने पेड किया है, और बैलेंस शीट में जाएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग प्रीपेड और क्लोजिंग प्रीपेड। ओपनिंग फिगर ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सैलरी जानी है वो जाएगा करंट ईयर की सैलरी जो निकलेगी सैलरी अकाउंट।
ओपनिंग प्रीपेड एसेट है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। 4,000 और 9,000। ओपनिंग प्रीपेड है 9,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 4,000। क्लोजिंग प्रीपेड एसेट है तो बाई बैलेंस कैरेट डाउन, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है तो टू बैलेंस कैरेट डाउन। प्रीपेड क्लोजिंग 2.5, आउटस्टैंडिंग 3। इस साल जो सैलरी पेड की एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट आ गया मेरा 23,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो रहेगा इस साल की सैलरी, जो डिनोट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस साल सैलरी पेड की 23,000, जिसमें से 4,000 होगी पिछले साल की, 2,500 है अगले साल की, और पिछले साल जो हमने पहले से ही एडवांस सैलरी पेड कर रखी थी वो इस साल की होगी, और करेंट ईयर के आखिरी में जो आउटस्टैंडिंग है वो सैलरी भी इस साल की है। तो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर 9 और 3 12, 12 माइनस 6 5.5, ये आ जाएगा 28,500। ये आना चाहिए 28,500। ये आ गया 12 प्लस 23 35 माइनस 4 माइनस 2.5, बिल्कुल सही 28,500। तो ये बात थी सैलरी का एडजस्टमेंट किस तरह से होगा, या सैलरी क्या, कोई सा भी एक्सपेंस हो, यदि ओपनिंग और क्लोजिंग प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस गिवन है तो हमेशा इस तरह का अकाउंट बनाने के बाद ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ एक्सपेंस वाला पार्ट हो चुका है क्लियर। बच्चों अब तक मैंने जितने भी छोटे छोटे एडजस्टमेंट हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनपीओ के कंटेक्स्ट में, जिन पॉइंट्स में बच्चों को दिक्कत आती है वो सारे डिस्कस कर लिए। अब बात करें एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन। पहले बात करेंगे एक और सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन, फिर बात करेंगे फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन जिसमें मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ एक क्वेश्चन और मैंने सब्सक्रिप्शन का लिया है, आपके मॉड्यूल से ही है। इंफॉर्मेशन है करंट ईयर 2021-22 में सचिन क्रिकेट क्लब का रिसीट एंड पेमेंट का एक्सट्रैक्ट हमें गिवन है। हमने टोटल 6,45,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन किया है रिसीव, 12,000 पिछले साल के, 18,000 अगले साल के, और 6,15,000 करंट ईयर के। आगे कहता है 500 मेंबर है क्लब में, एक मेंबर का एनुअल सब्सक्रिप्शन है 1,500। तो यहां से पढ़ने के बाद आपको क्लियर आ जाना चाहिए कि जो 1,500 इंटू 500 7.5 लाख रुपए हैं, ये इस साल इनकम रिसीव होनी थी। तो ये मेरा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस 7.5 लाख में से 6,15,000 करंट ईयर में रिसीव हो चुकी है। आगे कहता है 31 मार्च 2022 को अ सम ऑफ 15,000 वॉज स्टिल इन एरियर, मतलब इस साल के आखिरी तक 15,000 रुपए हमें और रिसीव करने हैं, वो भी पिछले साल के। जो हमें इस साल रिसीव किया है 12,000, ये पिछले साल के रिसीव किए हैं, और पिछले साल के अब भी 15,000 आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा 27,000। आगे कह रहा है ये बताना है कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अमाउंट हम करेंगे शो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सीधा 7.5 लाख करेंगे। बैलेंस शीट में कितना करेंगे, तो बैलेंस शीट में ओपनिंग वाली में मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 12,000 प्लस 15 27,000। क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग मेरा इस साल रिसीव होना था 7.5 लाख, 6,15,000 रिसीव हो चुका है। तो इसका मतलब करंट ईयर का रिमेनिंग है 1,35, और पिछले साल का रिमेनिंग अब भी रह चुका है 15। तो करेंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा 1,35 प्लस 15 1,50,000। एडवांस की बात करें तो ओपनिंग एडवांस इस बार कुछ भी गिवन नहीं है, क्लोजिंग एडवांस है 18,000, तो ये चला जाएगा मेरा लाइबिलिटी साइड। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आ चुका है। इनकेस आप एक बार ट्राई जरूर करें, और मेरी एस्टिमेशन एक्सपेक्टेशन है क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आ जाएगा। अगली बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बॉम्बे मेडिकल सोसाइटी कि 31 मार्च 2022, मतलब 21-22 की कुछ फिगर्स हमें गिवन है रिसीट एंड पेमेंट की। ओपनिंग कैश इन हैंड है, डोनेट सब्सक्रिप्शन है, ओपनिंग कैश इन हैंड है, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट गिवन है, डोनेशन है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई है, ऑनरेरियम टू डॉक्टर है, सैलरी सन्ड्री एक्सपेंस, इक्विपमेंट परचेज, चैरिटी शो एक्सपेंसेस, चैरिटी शो कलेक्शन। यहाँ एक बात और आपको बतानी है, इनकेस कोई भी प्रोग्राम कराने के बाद या फिर किसी एक पर्टिकुलर आइटम से एनपीओ की इनकम भी हो रही है, और उस आइटम में उस पर्टिकुलर इवेंट में एनपीओ खर्चा भी कर रहा है, तो इस तरह का एडजस्टमेंट का नेट ऑफ हमें दिखाना होगा इनकम या फिर एक्सपेंडिचर साइड में। जैसे चैरिटी शो का कलेक्शन 12,500 है,
खर्चा हुआ है 1,500, तो एक तो एडजस्टमेंट होता है, एक्सपेंसेस शो कर दूं एक्सपेंसेस साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में, और जो कलेक्शन है वो मैं शो कर दूं इनकम साइड में। दूसरा एडजस्टमेंट है इनका नेट ऑफ दिखा दिया जाए, 12.5 माइनस 1.5, 11,000 आ जाएगा मेरी इनकम साइड में। एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन ड्यू है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, अमाउंट ऑफ मेडिसिन सप्लाई है, सब्सक्रिप्शन ड्यू और क्लोजिंग एडवांस, तो इसके लिए मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊंगा। मेडिसिन का स्टॉक गिवन है, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग गिवन है, और मुझे ऊपर गिवन था कितना पेमेंट किया है, तो यहां से एक क्रेडिटर अकाउंट बनेगा, एक स्टॉक अकाउंट बनेगा, स्टॉक अकाउंट से निकालेंगे कितना कंजम्पशन हुआ, क्रेडिटर अकाउंट से निकालेंगे कितना हमने परचेज किया। फर्दर, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, ओपनिंग फिगर गिवन है 21,000, क्लोजिंग फिगर गिवन है 30,000, और हमें कहीं इक्विपमेंट परचेज की इंफॉर्मेशन भी गिवन है। तो यहाँ आप लोगों को इक्विपमेंट अकाउंट बनाना है, बना लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं कि इक्विपमेंट हमारे पास पहले था 21 का, 15 का और खरीदा, तो मेरे पास इक्विपमेंट आना चाहिए था 36,000 का क्लोजिंग, जबकि क्लोजिंग आ कितना रहा है 30, इसका मतलब 6,000 रुपए का इक्विपमेंट कम हो गया है। साइलेंट केसेस में ये मानेंगे अगर कोई एसेट गिर रही है, वैल्यू हो रही है कम, तो उस पर डेप्रीसिएशन लग रहा होगा। बिल्डिंग की वैल्यू ओपनिंग 50 है, क्लोजिंग 48 है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो बिल्डिंग पर लगा होगा डेप्रीसिएशन। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, और बनानी है ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस। तो इस बार मुझे रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, याद रखें जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करें तो इस फॉर्म में करें कि मुझे पेज बार बार पलटने की कोई भी दिक्कत नहीं, या फिर एक तरह से ही एक जगह से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें। जैसे सपोज अगर मेरी ये कॉपी है, एक पेज इस साइड एक पेज इस साइड है, तो यहां से सॉल्यूशन चालू करें। इस साइड रिसीट एंड पेमेंट, नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उस साइड ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट, अगले पेज में जितना भी मैंने मुझे वर्किंग नोट बनाना है वो। तो ये मेरा आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर मेरा बैलेंस शीट ओपनिंग जो बनेगी एज एट 1 अप्रैल 2021, फिर मेरी बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट जो बननी है एज एट 31 मार्च 2022। अब एक एक साइड से आइटम लेते चलें और आंसर निकालते चलें। सबसे पहला है कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस 8,000, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे पास कल कैश का बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 8,000, ये कैश आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड 8,000। अगला आइटम है, मैंने सब्सक्रिप्शन इस साल ये पेड किया है क्योंकि इंफॉर्मेशन गिवन है रिसीट एंड पेमेंट के अकाउंट में, तो सब्सक्रिप्शन पेड मुझे गिवन है, तो मुझे बनाना होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। वर्किंग नोट में अकाउंट बनाने हैं 3, सब्सक्रिप्शन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन और सप्लायर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन मैंने जो रिसीव किया है, तो बाई कैश जो मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है अमाउंट है 50,000, अमाउंट है 50,000। यहां आएगा ओपनिंग एडवांस, ये आएगा मेरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यहां आएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और यहां आएगा क्लोजिंग एडवांस। सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग 15, क्लोजिंग 22, 12,700, 1,500, 1,200, 2,200 और 700, 1,500, 2,200, 12,700। ये मेरा आ गया सब्सक्रिप्शन। रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर में लेके जाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो ये मेरा आ गया 15,700, 2,200 हो गए, तो ये आएगा 51,200, टोटल आ गया ये 53,400।
मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कुछ 1500। यहाँ आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आएगा 2200। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में 1200 और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में 700। अगर अमाउंट भी दिख जाए कहीं गलत नहीं हो जाए कोई सा अमाउंट, अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है। रिसीव किया है हमने कुछ 30,000, 30,000 ही था, सॉरी 50,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में बाई सब्सक्रिप्शन जो मेरा आया था शायद 51,200। बिल्कुल सही। ये मैंने सब्सक्रिप्शन के सारे एडजस्टमेंट कर दिए। सब्सक्रिप्शन के बाद मुझे अब गिवन है डोनेशन 15,000 रुपए और स्पेसिफिक दे रखा है फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मानी जाएगी रेवेन्यू नेचर की डोनेशन है, इनकम साइड में जाएगी। तो सबसे पहले तो रिसीट एंड पेमेंट में टू डोनेशन 15,000 और ये रेवेन्यू नेचर की डोनेशन है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाई डोनेशन 15,000। अगर ये कहता है कि इस डोनेशन में से कुछ रेवेन्यू नेचर की है कुछ कैपिटल नेचर की है तो उस तरह से हम स्प्लिट कर देते। अगला आइटम है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने ये कर लिया है, ये वाला हो गया, मेरा डोनेशन हो गया है, मेरा सब्सक्रिप्शन दोनों हो चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% पर एनम है। अब मैंने इंटरेस्ट रिसीव की है 9,000 रुपए की, और कितने परसेंट के हिसाब से? 9% के हिसाब से। इंटरेस्ट कहाँ रिसीव करेंगे या किस वैल्यू पे रिसीव करेंगे? वो रिसीव करेंगे इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट कहीं भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्यों गिवन नहीं है? इन्वेस्टमेंट ये इस साल का रेसिडेंट पेमेंट की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पेमेंट साइड में इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है इन्वेस्टमेंट के बारे में। क्यों नहीं गिवन? क्योंकि ये खरीदे होंगे पिछले साल। नीचे इन्वेस्टमेंट बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। इन्वेस्टमेंट इस साल परचेज नहीं किए, वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और ये इन्वेस्टमेंट पिछले साल खरीदे होंगे, इस साल कोई भी बेचा नहीं है। तो जितना ओपनिंग इन्वेस्टमेंट आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में उतना ही इन्वेस्टमेंट आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। 9% इंटरेस्ट रिसीव किया जो 9,000 की इक्वलेंट है, तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी 1 लाख। 9,000 डिवाइडेड बाई 9%, 9,000 डिवाइडेड बाई 9%, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1 लाख। सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट रिसीव की तो टू इंटरेस्ट 9,000। अब यहां हो सकता है अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन होती, सपोज मुझे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन होती 2 लाख, और मेरा रिसीट एंड पेमेंट कहता है इंटरेस्ट हम रिसीव कर चुके हैं 9%, वो भी कितना अमाउंट अभी केवल 9,000 रुपए, तो माना जाता 2 लाख का 9% 18,000 बनता था। 9,000 रिसीव कर लिए, 9,000 अभी भी बकाया है, तो वो मैं दिखाता एसेट साइड में, और रिसीट एंड पेमेंट में आता 9, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाता 18,000। यहां में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, इसलिए मानेंगे पूरी इंटरेस्ट 9,000 ही बनती है। और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में दोनों में इन्वेस्टमेंट जो मेरा आ गया 1 लाख। ये मेरा हो गया अगला इन्वेस्टमेंट भी। इन्वेस्टमेंट के बाद इंफॉर्मेशन गिवन है मेडिसिन सप्लाई की, तो मेडिसिन सप्लाई के लिए डायरेक्ट करना है, तो मैंने मेडिसिन के लिए पेमेंट किया है 30,000। क्रेडिटर मुझसे पैसा मांग रहे थे पिछले साल के 9 और इस साल के आखिरी में 13। 30,000 पेमेंट करने के बाद भी पेमेंट बकाया है 13,000। इसका मतलब उनका टोटल अमाउंट जो था वो 43,000 था। 30,000 पेमेंट कर दिया, 13 और बाकी है, तो इसका मतलब 43,000 रिमेनिंग था, जिसमें से 9,000 पिछले साल के हैं, तो करंट ईयर के होंगे 34,000। तो इसका मतलब 34,000 रुपए का हमने इस बार परचेज किया है उनसे आइटम्स। 34,000 मैंने इस साल खरीदा, मेरे पास मेडिसिन का पहले से स्टॉक था 10, टोटल स्टॉक मेरे पास हो गया 44,000। 15,000 अभी भी बचा हुआ है, इसका मतलब कंजम्पशन हुआ है 29,000। तो 29,000 मेरा कंजम्पशन यहाँ आएगा बाई क्रेडिटर्स जो हमने पेमेंट किया 30,000। 29,000 का कंजम्पशन जो आएगा एक्सपेंडिचर साइड में टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, या फिर आप अकाउंट भी बना सकते हैं। अगला कह रहा है इसके अलावा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यहां आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यहां आ जाएगा क्रेडिटर्स ओपनिंग, और इस जगह आएंगे क्रेडिटर क्लोजिंग।
वापस अमाउंट देख लें एक बार। 10, 15, 9, 13। 10,000, 15,000, 9,000 और 13,000। इसके बाद इंफॉर्मेशन मैंने क्रेडिटर भी कर लिया है, क्रेडिटर के दोनों आइटम हो चुके हैं। अब ऑनरेरियम जो डॉक्टर है, डॉक्टर को मैंने मानदेय पेड किया है, वो है 10,000। दिया नहीं है, कितना बनता था मान लेंगे 10,000 ही बनता था, 10,000 ही पेड कर चुके हैं। तो यहां आ जाएगा बाई ऑनरेरियम 10,000, और ऑनरेरियम एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वो जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में 10,000। इसके बाद अगला आइटम ऑनरेरियम के बाद है सैलरीज 28,000। सैलरी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 28 की सैलरी, सैलरी एक्सपेंस 1,000 मानेंगे, इतना ही खर्चा था। तो बाई सैलरी और बाई सैलरी एक्सपेंस, ये आ गया 28,000, ये आ गया 1,000। और मान के चल रहे हैं इतना ही खर्चा था जो हमने पेड कर दिया। तो टू सैलरी, अगर कोई एडजस्टमेंट होता ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का, तो फिर हमें वो एडजस्ट करना पड़ता। तो ये आ गया टू मेरा सन्ड्री एक्सपेंस। बैलेंस शीट में एक्सपेंस रिलेटेड कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं होगी। अगला इक्विपमेंट परचेज, मैंने परचेज किया 15,000 का इक्विपमेंट, मेरे पास पहले से था 21,000। सबसे पहले मैंने इक्विपमेंट परचेज किया, तो यहां आ जाएगा बाई इक्विपमेंट 15,000। मैंने इक्विपमेंट खरीदा 15,000 का, 21,000 पहले से मेरे पास था। इक्विपमेंट टोटल हो गया मेरे पास 36,000, जिसमें से क्लोजिंग वैल्यू आ रही है 30,000। इसका मतलब 6,000 लगा है डेप्रीसिएशन। तो यहां आ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में टू डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट 6,000। ओपनिंग इक्विपमेंट मेरे पास है 21,000, ये आ गया मेरा 21,000। और जो मेरा क्लोजिंग इक्विपमेंट है वो आ गया मेरा 30,000, और मैंने डेप्रीशिएशन लिख दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसके बाद मेरा बिल्डिंग है कुछ 50-48, नहीं पहले यहीं चले। चैरिटी शो एक्सपेंसेस है 1,500, चैरिटी शो कलेक्शन है 12,500। आपको दोनों एक साथ दिखाना है, नेट ऑफ करके एक साथ दिखा सकते हैं, अलग अलग दिखाना है एक साथ, अलग अलग दिखा लें। तो टू चैरिटी शो कलेक्शन जो है 12,500 बाई चैरिटी शो एक्सपेंसेस 1,500। तो मेरा नेट प्रोसीड हुआ है चैरिटी शो से, नेट प्रोसीड इनकम है, तो बाई नेट प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, जो आएगा कुछ 11,000। ये मेरा हो गया चैरिटी शो वाला। चैरिटी शो के बाद ये मेरा सारे आइटम हो चुके हैं। यहाँ बिल्डिंग की वैल्यू ओपनिंग 50, क्लोजिंग 48। बिल्डिंग कोई भी खरीदी नहीं है, तो रिसीट पेमेंट में नहीं आएगी। यहाँ आएगा केवल डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,000। और बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग ये आ गया 50, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग 48,000। ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है सभी अकाउंट्स के अंदर। अब मुझे सारे अकाउंट एक एक करके बंद करने होंगे। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालना। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस ढूंढ ले। 58 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 12.5, ये आ रही है 94,500। माइनस करेंगे क्रेडिट वाले फिगर, ये आ रहा है मेरा 9,000 रुपए कैश क्लोजिंग बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस जाएगा मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो कैश 9,000। अब जो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, यहां से मैं निकालूंगा सरप्लस या फिर डेफिसिट। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम, तो सरप्लस, अदरवाइज डेफिसिट। क्रेडिट का आ रहा है 86,200, यहाँ आ रहा है 29 प्लस 10 प्लस 28 प्लस 1,000 प्लस 8,000, ये आ रहा है मेरा सरप्लस 10,200। टोटल आ रहा है 86,200। ये आ जाएगा टू सरप्लस 86,200। इस सरप्लस को हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। वो कैपिटल फंड कहां से आएगा? वो आएगा मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 58,000 प्लस 1,500 प्लस 1,00,000 प्लस 31,000,
टोटल आ रहा है 1,90,500। 1,90,500 माइनस करेंगे 1200, 10,200। तो ये मेरा आ रहा है कैपिटल फंड ओपनिंग, जो आया 1,80,300। इस कैपिटल फंड को यहां लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,80,300। इसमें ऐड करेंगे, अगर सरप्लस है, डेफिसिट होता तो मैं कर देता माइनस 10,200। ये मेरा आ गया 1,80,300 प्लस 10,200, 1,90,500। अब कर लेंगे टोटल। तो 1,90,500 प्लस 13,700, ये आ गया 2,04,200। और ये मेरा आ गया 2,04,200। याद रखें हर एक अकाउंट का क्या इंपोर्टेंस है, बना क्यों रहे हैं। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं, बच्चों को एनपीओ में दिक्कत इसी वजह से आती है, उन्हें पता ही नहीं है ऑब्जेक्टिव क्या है एक अकाउंट को बनाने का। तो रिसीट एंड पेमेंट का ऑब्जेक्टिव था क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालना, जो मैंने निकाला क्लोजिंग कैश 9,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मोटिव था सरप्लस निकालना, तो जो मैंने निकाला 10,200। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जिसका मोटिव था कैपिटल फंड निकालना, जो आया मेरा 1,80,300 अपने यहाँ। फिर इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट हो जाएगी टैली। तो एक एक आइटम एडजस्ट करते चलें। और मैं बता दिया तरीका कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम आईसीआई अभी तक के अटेम्प्ट में पूछती आई है 15 नंबर के लिए, और अब मेरे हिसाब से इसकी मार्किंग रहेगी इतने बड़े क्वेश्चन की 10 नंबर। तो उसी के अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करके चलें, हर एक आइटम को चारों अकाउंट और बैलेंस शीट में एडजस्ट करने के साथ ही उस आइटम को खत्म करें। ऐसा नहीं करें कि आपने पहले सब्सक्रिप्शन ड्यू, पहले पूरा सब्सक्रिप्शन निकाल लिया साल का कितना बनता है, फिर वो लिखा अपने सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और फिर बाद में ड्यू और एडवांस वाला सबसे आखिरी में लिख रहे हो बैलेंस शीट के अंदर। इस तरह से करोगे बैलेंस शीट टैली नहीं हो पाएगी। तो ये बात थी बच्चों ओवरऑल एनपीओ की अकाउंटिंग के बारे में। उम्मीद करता हूं आपके जितने भी डाउट्स थे एनपीओ को लेकर वो हो चुके हैं क्लियर। ऐसे रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले अपने अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।